हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आईएस में आपका स्वागत है दोस्तों। हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को टारगेट करते हुए डेली एमसीक्यू कर रहे हैं, है ना। उसका डे नंबर 6 का एमसीक्यू हमने आपको दे दिया, उसका डिस्कशन हम ले रहे हैं। तो उसमें जो एमसीक्यू हमने दिया, उसका जो टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन दोस्तों देखेंगे। तो कल हमने डे 6 का डिस्कशन का पार्ट 1 लिया था और ये हमारा पार्ट 2 है। तो डे 6 का जो आपका टॉपिक का डिस्कशन है वो आज कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग जो 100 एमसीक्यू हमने दिया था डे 6 में उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो मैनग्रोव फर्स्ट टॉपिक हमारा मैनग्रोव के बारे में दोस्तों, ठीक है। तो मैनग्रोव पता है आपको कि आपने जानते भी होंगे, जब भी मैनग्रोव का नाम आता है आपके दिमाग में होता होगा कि सुंदरवन। तो सुंदरवन क्या है दोस्तों? डेल्टा है, और डेल्टा कहाँ होता है? समुद्र के पास बनता है, ठीक है। जब नदी समुद्र में मिलती है, अपने साथ सेडिमेंट लेके जाती है, तो उसको डेल्टा बोलते हैं। इसका मतलब जो मैनग्रोव होगा वो उस एरिया में रहेगा जो समुद्र के पास होगा और जहाँ पे नदी मिलेगी। मतलब मैनग्रोव एक तरह का ट्री हो गया, ठीक है, पेड़ पौधा है, ये मैनग्रोव इकोसिस्टम है। और यहाँ पे आपको सुंदरबन उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे सुंदरी नाम का ट्री मिलता है। उस मैनग्रोव में सुंदरी नाम का ट्री, इसलिए उसके नाम पे सुंदरबन पड़ गया। वन मतलब होता है जंगल, ठीक है। तो मैनग्रोव में जो भी पेड़ पौधा स्पीसीज मिलेगा, ठीक है, उसमें इतना क्षमता होगा कि चूंकि नमक के वो समुद्री पानी में है, सी वाटर में है, तो नमक को वो सहने का, टॉलरेंट करने का उसके पास क्षमता होना चाहिए। तो मैनग्रोव्स क्या है? और सॉल्ट टॉलरेंट, हेलोफाइटिक, हेलो मतलब होता है नमक और फाइट मतलब होता है लव होना। तो हेलोफाइटिक ईवर ग्रीन मतलब वहाँ पे हमेशा बारिश वारिश होता है, और भी पानी में है तो पानी उसको मिल रहा है। तो ईवर ग्रीन श्रब्स है या ट्री है, ठीक है। तो मैनग्रोव लवण सहिष्णु हेलोफाइट सदाबहार पौधे होते हैं। ये ग्रो एबव हाई टाइड लाइन। तो समुद्र में, जैसे ये हमारा समुद्र है, ठीक है, जब हाई टाइड आता है, हाई टाइड मतलब उच्च ज्वार भाटा जब आता है, तो समुद्र का पानी यहाँ तक पहुँच जाएगा और निम्न ज्वार भाटा में समुद्र पानी थोड़ा नीचे चला जाएगा। तब हाई वाटर भी आ जाए, हाई टाइड्स भी अगर आ जाए, उच्च ज्वार भाटा, ठीक है, तो उसके ऊपर ये ग्रो होता है। मतलब जहाँ पे समुद्र का पानी जहाँ तक आ सकता है, ठीक है, जिस जमीन तक, तो उस जमीन से वहाँ स्टार्ट होता है ना। मतलब पानी के थोड़ा सा हाइट पे रहता है, हाई टाइड लेवल से उच्च ज्वार भाटा के ऊपर होता है, ठीक है। और लो लाइंग कोस्ट में जो समुद्र से एरिया जो पानी में मिलता है वहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा। ये आपको डेल्टा में मिलेगा, एस्चुरी में मिलता है, ठीक है। टाइडल क्रिक्स, वही टाइडल क्रिक वही हो गया जहाँ पे टाइड्स वाइड्स आते हैं, उस टाइप का जो एरिया बन जाता है। फिर बैक वाटर मतलब समुद्र का पानी, जैसे ये हमारा समुद्र है, समुद्र का पानी जब लैंड में घुसता है किसी भी, यहाँ पे मान लो कोई क्रैक्स है, तो या फिर कुछ इस तरह, आपको पता है हमारा कोस्ट ऐसे नहीं है ना, वो इस तरह से ऐसे 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 करके है, ठीक है। जब वो समुद्र का पानी अंदर तक घुसता है तो उसको, उस एरिया को हम लोग बैक वाटर बोलते हैं। या फिर मड फ्लेट्स, मड फ्लेट्स मतलब ऐसा एरिया जो सेडिमेंट के द्वारा बना हुआ है ना। या फिर लगून, सो लगून के बारे में कल हमने देखा था, चाहे वो ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल एरिया का हो, तो वहाँ पे आपको मैनग्रोव देखने को मिलता है। तो मैनग्रोव का अगर हम एडाप्टिव मैकेनिज्म बताएं कि मैनग्रोव किस तरह से वहाँ पे नमक वाला पानी है, टाइड्स भी आता है, फिर भी कैसे वहाँ पे जिंदा हो रह लेता है, क्योंकि इसका जो पत्ता होता है दोस्तों, पहला ये है कि ये सकुलेंट होता है। सकुलेंट मतलब ये पानी को स्टोर कर लेता है, ठीक है, पानी को अपने बॉडी से दूर होने नहीं देता है, जिस तरह से, ठीक है। तो सकुलेंट मतलब जिस तरह आपको पता है कि कैक्टस का जो पत्ता होता है ना, मोटा मोटा होता है, कांटा वोटा होता है, ठीक है। मोटा होने से क्या होगा? पानी का लॉस उससे कम होगा, है ना, सिंपल चीज़ है। तो वो पानी को अपने स्टोर में करके रखता है, और जिससे ट्रांसपीरेशन मतलब वाष्पोत्सर्जन कम होगा। उसी तरह से आपको पता है मैनग्रोव को भी वहाँ पे क्या है कि न, ताज़ा पानी का में नमक वाला पानी में होता है ना, और जो पानी भाप बन के जो उड़ता है, ठीक है, ट्रांसपीरेशन में वो कौन सा पानी होता है? फ्रेश वाटर जो होता है। आपको पता है पानी को गर्म कीजिएगा तो नमक वाला पानी को भी, तो फ्रेश वाटर उड़ जाएगा और बीच में नमक यहाँ पे बच जाएगा। तो ऑलरेडी आपको पता है जो मैनग्रोव ऐसा एरिया में रह रहा है जहाँ पे फ्रेश वाटर कम है ना, और आपका वहाँ पे सलाइन वाटर, नमक वाला पानी ज़्यादा है। और पानी का लॉस अगर होगा प्लांट से, भाप बन के उड़ेगा, तो कौन सा पानी होगा? फ्रेश वाटर ऑलरेडी कम है। इसलिए मैनग्रोव जो होता है, उसके पत्ते में अपने वो पानी को स्टोर करके रखने के कारण उसका पत्ता जो होता है वो सकुलेंट होता है, रसीला पत्ता होता है, मोटा मोटा होता है, ठीक है। फिर इसका जो ग्लैंड होता है, ग्रंथियाँ जो होता है इस मैनग्रोव में, वो सॉल्ट एक्सक्रीटिंग होता है। मतलब उसके बॉडी में अगर सॉल्ट जाता भी है, क्योंकि नमक वाला पानी में नमक जाएगा भी, तो उसको वो बाहर कर देता है, एक्सक्रीट कर देता है, ठीक है। प्लस विविपेरस होता है। विविपेरस का मतलब ये है कि उसका देखो बीज जो है वो, पेड़ उसका जड़ जो है वो पानी में है, ठीक है। तो पानी में वो बीज तो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, तो ये क्या करता है, बीज जो है इसके प्लांट के ऊपर ग्रो करता है। अब बीज जब मैच्योर हो जाता है, ठीक है, उससे थोड़ा सा पत्ता टाइप का निकल जाता है, ठीक है, ये जड़ निकल जाता है, फिर जाके वो पानी में
जाता है तो फिर वो पकड़ लेता है पानी को, फिर ग्रोथ हो जाता है, उसी को विविपेरस बोलते हैं। बीज जो होता है वो पेड़ पे ही जर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि नमक वाला पानी में जर्मिनेट जो है अंकुरित नहीं हो पाएगा। फिर न्यूमेट जो इसका जड़ होता है वो न्यूमेटोफोर्स होता है, मतलब वो जड़ ऐसा का रहेगा, तो ये पूरा पानी में डूबा नहीं रहता, ये थोड़ा ऊपर रहता है जड़, और यहाँ पानी में, तो जड़ जो है नीचे ग्रोथ भी होता है और ऊपर भी अच्छे से ग्रोथ होता है। और ये हवा में, हवा है तो हवा से ये ऑक्सीजन CO2 ये सब लेके अपना फोटोसिंथेसिस ये सब करता है, ठीक है, और सांस भी लेने में उसको मदद होता है, क्योंकि नमक वाला पानी में जड़ होगा तो सांस फिर कैसे ले पाएगा। इसलिए जड़ भी उसका जो होता है वो एरियल होता है, हवाई जड़ें होती है। अभी हम आपको फोटो दिखा देंगे न्यूमेटोफोर्स, अभी आप खुद भी आप देख सकते हैं। इससे क्या है, जो पानी में ऑक्सीजन नहीं है, नमक वाला पानी ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं होता, उसमें सांस लेने में इसको मदद करता है। प्लस इसका जो जड़ होता है वो प्रॉप होता है, ठीक है, डंठल टाइप का होता है, स्ट्रांग होता है, जो कि आपको पता होगा दलदल टाइप का होता है, तो जड़ इसका बहुत कठोर कठोर रहेगा, हार्ड रहेगा, ताकि सॉफ्ट जो मिट्टी होती है उसको उसमें सपोर्ट मिल जाए, ठीक है। और जो रूट होता है वो बटरेस होता है, रू बटरेस मतलब जड़ उसका पूरा फैला रहेगा, ताकि मिट्टी को अच्छे से वो होल्ड करके रखता है, और बड़ा जड़ को मजबूती उससे मिलता है। तो मैनग्रोव हम आपको दिखा देते हैं, आप देखिए, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये हम जो आपको बताए हैं। देखिए आप इसको जड़ देखिए, पूरा फैला हुआ है, और जड़ देखिए ऊपर आया हुआ है, इसको न्यूमेटोफोर्स बोल देते हैं, ठीक है। जो बीज होता है वो आपका पेड़ में ही जर्मिनेट होता है, उसके बाद ये पानी में जाता है, क्योंकि पानी में डायरेक्ट बीज तो ग्रो नहीं कर पाएगा, इसीलिए देख रहे हैं इस तरह से, अब दिख रहा है आपको, क्लियर हो गया होगा, है ना। इस तरह से देखिए जड़ होता है इसका, दिख रहा है आपको, देखिए सुंदर भी होता है देखने में, और देखिए किस तरह से है, ठीक है। ये हो गया मैनग्रोव, समझ में आ गया होगा, पता भी चल गया होगा, फोटो देख लेने से आपको दिमाग में भी। और देखिए पत्ता भी देखिए मोटा मोटा पत्ता है ना, पत्ता भी आप देखेंगे छोटा छोटा पत्ता और मोटा मोटा पत्ता, जैसे कैक्टस टाइप का होता है, देखिए मोटा मोटा पत्ता है, दिख रहा है, क्लियर। इसको देखिए अच्छा इमेज है, देखिए, ठीक है, मोटा मोटा पत्ता है कि नहीं, जिस तरह आपको पता है उसका पत्ता होता है अ, धतूरा जो होता है पत्ता, उसी टाइप का दिख रहा है। तो ये सब चीज़ों के द्वारा जो है आप देखिए मैंग्रोव किस तरह से अपने को अडॉप्ट करता है। अब अगर हम बात करें मैंग्रोव जो है इंडिया में कहाँ-कहाँ मिलता है, तो आपको पता है भारत में मैंग्रोव जो होता है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा, अगर मैंग्रोव क किसी अगर भारत में अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव अगर कहीं है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव भारत में नहीं रहता है, मिलता है, ठीक है? ये आपको कन्फ्यूज़न होना नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव जो पूरे विश्व में कहीं मिलता है तो कहाँ है दोस्तों? भारत में, और भारत में भी कहाँ? तो सुंदरबन डेल्टा में। आपको पता है सुंदरबन डेल्टा जो है वो इंडिया और बांग्लादेश दोनों में है, ठीक है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कहाँ पे मिलता है? इंडिया में। तो इंडिया का मैंग्रोव जो है वो डेंस है, घना है और डाइवर्स है, विविध है, इसमें अभी अलग अलग पेड़ पौधा मैंग्रोव में मिलते हैं। सुंदरबन जो है विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव है, और सुंदरबन इंडिया में भी है और बांग्लादेश में भी है, याद रखना है आपको, ठीक है। सुंदरबन नाम क्यों पड़ा? वन मतलब होता है जंगल, और सुंदर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नाम का ट्री पेड़ मिलता है। यहाँ तक गल्फ ऑफ कच्छ में जो सुंदरबन मिलता है वो थोड़ा बौना आकार का रहता है। अंडमान निकोबार में भी आपको मैंग्रोव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगर हम बात करें इंडिया में मेजर मैंग्रोव का लोकेशन का, तो आप इसको लोकेशन थोड़ा ध्यान रखेंगे, मेनली समुद्री एरिया में मिलेगा, है ना, चाहे वो कच्छ की गल्फ ऑफ कच्छ हो, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, मुंबई, रत्नागिरी, गोवा, कारवार, कन्नूर, पिचावरम, ठीक है, मुथुपेट, ये आपको लोकेशन याद होना चाहिए। जैसे गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ कुमार गुजरात में हो गया, मुंबई रत्नागिरी कहाँ हो गया? महाराष्ट्र में। गोवा कहाँ हो गया? गोवा में है, सिंपल। कारवार, कन्नूर, पिच्चावरम कहाँ है? अवधि को याद होना चाहिए। मुथुपेट कहाँ है? अंडमान निकोबार, तो चलो ठीक है। कृष्णा गोदावरी का मैनग्रोव, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश, भितरकनिका उड़ीसा, सुंदरबन बंगाल, ठीक है। तो इसमें वही है, प्रॉप रूट होता है, न्यूमेटोफोर, स्टिल्ट रूट, ये सब हमने बता दिया, बटरेस रूट और यूनिक स्ट्रक्चरल फीचर होता है जो मैनग्रोव में आपको देखने को मिलता है। सुंदरबन मैंग्रोव के बारे में बात करेंगे तो ऑलरेडी हमने बता दिया कि सुंदरी नाम की ट्री मिलती है, तो उसी के आधार पे सुंदरबन पड़ा है, ठीक है। ये विश्व का सबसे बड़ा कंटिन्यूअस मैंग्रोव फॉरेस्ट, मतलब लगातार मैंग्रोव फॉरेस्ट है यहाँ पे है। यहाँ पे टाइडल प्रभाव भी होता है, फिर भी उसको बचा के रखता है। आपको देखिए इतना इसका मोटा और घना रूट रहता है ना। तो आपको पता है कि अगर तूफान उफान आएगा तो तूफान को ये कमजोर कर देगा, जैसे ही जमीन में आएगा उसको तोड़ देगा, है ना। जैसे इसको क्रॉस करेगा, आप सोचिए, समझिए अगर यहाँ पे हवा तेज बह रहा है, यहाँ पे कुछ अगर ठंड में भी हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, खिड़की अगर आप बंद करेंगे तो आपके रूम में हवा नहीं आता है, तो समझ लीजिए ये उसी तरह का, आप समझिए जाल बना देता है। समुद्री हवा उठेगा या साइक्लोन भी आएगा तो यहाँ इसे टकराएगा तो कमजोर हो जाएगा, फिर इधर वाले एरिया को कम इफेक्ट करेगा, ठीक है। और नए प्लस वहाँ पे नदी वदी भी आएगा या सेडिमेंट आएगा तो नया नया आइलैंड भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको इंडिया बांग्लादेश में है, यहाँ पे आपको रॉयल बंगाल टाइगर भी मिलता है, एकमात्र मैंग्रोव पूरे विश्व में कहीं है
जहाँ पे आपको बाघ भी मिलता है, तो वो हमारा है सुंदरबन, ठीक है। यहाँ पे लगभग 400 से ऊपर टाइगर मिलते हैं, ठीक है। और 88 टाइगर वो जो है सुंदरबन में, आपको पता है सुंदरबन का मैक्सिमम एरिया जो है वो बांग्लादेश में है, ठीक है। और इंडिया में जो 1/3 एरिया है सुंदरबन का, और 2/3 एरिया बांग्लादेश में है। और बाघ की बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे 400 प्लस टाइगर मिलता है, जिसमें से 100 टाइगर आप समझिए इंडिया में की तरफ है, और बाकी 300 आपको बांग्लादेश की तरफ है, ठीक है। यहाँ पे आपको रॉयल बंगाल टाइगर बाघ मिलता है, जो IUCN में इंडेंजर्ड है। यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल आपको मिलता है, खारे पानी का मगरमच्छ, जो IUCN में लिस्ट कंसर्न्ड है। रिवर टेरापिन मिलता है, जो आपका इंडेंजर्ड है। ओलिव रिडली टर्टल मिलता है, जो आपका वल्नरेबल है। गंगेस रिवर डॉल्फिन मिलता है, जो इंडेंजर्ड है। कोई भी डॉल्फिन आ जाए, चाहे इंडस डॉल्फिन, गंगेस डॉल्फिन या इरावदी डॉल्फिन, तीनों डॉल्फिन जो है वो इंडेंजर्ड है। यहाँ पे आपको गंगेस रिवर डॉल्फिन मिलता है, जो इंडेंजर्ड है। हॉक्स बिक्स टर्टल और हॉर्स सू क्रैब, ये सब यहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि सुंदरबन को दोस्तों जलवायु परिवर्तन के कारण इम्पैक्ट पड़ता है, सिंपल है। जलवायु परिवर्तन से क्या होगा, उस एरिया का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, प्लस समुद्र का स्तर लेवल बढ़ने लगेगा। तो समुद्र, आपको पता है कि ये जो होता है थोड़ा सा हाइट पे रहता है समुद्र में, है ना। हमने देखा हाई वाटर जो टाइड है उसके वहाँ पे रहता है। तो जब समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो हाई टाइड जो होगा वो और ऊपर तक जाएगा, तो सुंदरबन को डूबने का डर होता है, और एक्सट्रीमली वर्नरेबल है। बोला जाता है कि अगर 11 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर, डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझिए। अगर 11 सेंटीमीटर का सी लेवल राइज करता है, तो हमारा टाइगर का पॉपुलेशन जो है वो 96% तक घट सकता है 10 साल के अंदर, ठीक है। और अगर हम मैनग्रोव देखें ईस्ट कोस्ट में, ईस्ट कोस्ट मतलब ये हमारा वेस्ट कोस्ट हो गया, और ये हमारा ईस्ट कोस्ट हो गया। यहाँ पे अगर हम मैनग्रोव देखें, तो दूसरा मैनग्रोव जो भारत में सबसे ज़्यादा मिलता है, वो मिलता है आपका भितरकनिका मैनग्रोव में, जो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है। फर्स्ट तो आपका सुंदरबन है, दूसरा है भितरकनिका। यहाँ पे आपको क्रोकोडाइल मिलता है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल यहाँ पे आपको मिलेगा, इरावदी डॉल्फिन यहाँ पे मिलेगा आपको, है ना। और यहाँ पे आपको नदी भी है, याद रखिएगा, 2-3 नदी, ब्राह्मणी नदी, बैतरनी नदी, ब्रह्मणी, बैतरनी, धामरा और देवी, ये सब 4 नदियाँ जो है आपका भितरकनिका के आसपास, मतलब वहाँ पे फ्लो करता है, डेल्टा बनाता है। क्लियर हो गया? चलिए, फिर आगे हम देखेंगे तो वेस्ट कोस्ट में भी आपको जो मैनग्रोव दिखेगा, ये लेकिन ये उतना ज़्यादा जो है निरंतर नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, और वहाँ पे पेड़-पौधा उतना मतलब डेंस नहीं रहेगा और हाइट नहीं रहेगा, छोटा-मोटा रहेगा एरिया में, ठीक है। और कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, टुकड़े-टुकड़े में मिलेगा आपको। ये आपको महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका में मिलता है, और लेस लग्जरेंट होता है, मतलब कम विकसित होता है एज़ कम्पेयर टू ईस्ट कोस्ट में जो मैनग्रोव मिल रहा है पूर्वी तट में उसमें, ठीक है। गुजरात में आपको गल्फ ऑफ कच्छ और कोरी क्रीक जो एरिया है, वहाँ पे मिलेगा आपको, और कच्छ एरिया में भी आपको देखने को ये सब मिलता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है खराई कैमल। खराई कैमल इसलिए हम लोग को पढ़ना है कि क्योंकि खराई के जो कैमल होता है दोस्तों, जो मैनग्रोव होता है ना, उसको खाता है, और जो सी ग्रास होता है उसको ये खाता है, खराई कैमल, ठीक है। और ये आपको कच्छ एरिया में मिलता है, और समुद्री पानी में ये 3 किलोमीटर तक तैर सकता है, ठीक है। ये आपको वाइल्ड में मिलता है, जंगल में मिलता है, मतलब जंगली होता है, लेकिन इसको कुछ कम्युनिटी जो है गुजरात के, जैसे रबाड़ी कम्युनिटी, जाट कम्युनिटी, मालधारी कम्युनिटी, उसको जो है पालती भी है, ठीक है। तो मैनग्रोव को खा के ही अपना जीवन यापन करता है, साल में 8 महीना ये मैनग्रोव भी खाता है, ठीक है। 2015 में 15 से इसको भी जो है संरक्षण करने का ज़रूरत है। तो खराई कैमल से यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, ये ऐसा कैमल, ऐसा ऊँट है जो स्विम कर सकता है लगभग 3 किलोमीटर तक। नाम में ही देखिए खराई है, खराई मतलब होता है खारा चीज़, खारा मतलब हो गया समुद्री चीज़, तो समुद्री मतलब समुद्र में तैर सकता है, इसका मतलब यही हुआ मोटा-मोटी। चलिए, अगर हम बात करेंगे कि पूरे वर्ल्ड में मैनग्रोव का स्टेटस के बारे में कि कहाँ पे कितना मैनग्रोव है, तो आप समझिए कि जितना भी पूरे विश्व में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय जंगल है, उसका मात्र 1% ही आपका मैनग्रोव है। बाकी फॉरेस्ट अलग-अलग होगा, ठीक है। तो पूरे विश्व में जितना भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, उसका मात्र 1% ही, तो बाकी जो है वो अलग फॉरेस्ट होंगे, है ना, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, वर्षावन वाले, है ना, या फिर और भी फॉरेस्ट। हम मोटा मोटे आप समझिए कि मैं आपको पता है मैनग्रोव जो है वो कोस्टल एरिया में समुद्री के आसपास ही मिलता है, ठीक है। और वो भी ट्रॉपिकल एरिया में ही मैनग्रोव आपको देखने को मिलेगा। तो ट्रॉपिकल एरिया में जितने भी फॉरेस्ट हैं, उसका मात्र 1% एरिया में आपको आपको मैनग्रोव मिलेगा, ठीक है। अगर सबसे ज़्यादा मैनग्रोव आप देखिए तो साउथ ईस्ट एशिया में है, अमेरिका में है, अफ्रीका और ओशियानिया में है, ठीक है। अगर पूरे विश्व में अगर हम बात करेंगे कि मैनग्रोव का, ठीक है, तो यही 4 कंट्री में है। 40% ऑफ जो मैनग्रोव है वो आपका यहीं देखिए। अगर हम बात करें पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो कौन-सा था दोस्तों? सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैनग्रोव आपको देखने को मिलेगा अगर एक एरिया में बात करेंगे तो। लेकिन अगर हम बात करें कि पूरे विश्व में अगर मैनग्रोव का हम देखें कि कितना मैनग्रोव हमको मिल रहा है, ठीक है,
तो 4 जो देश हैं वो उसमें सबसे ज़्यादा मैंग्रोव आपको मिलता है। जैसे पूरे विश्व में जितना भी मैंग्रोव है उसका लगभग 20% इंडोनेशिया में, ब्राज़ील में 10%, नाइजीरिया में लगभग 8% मान लीजिए, मैक्सिको में 6%। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कहाँ पे मिलता है? ये देखिए इंडोनेशिया। क्या है? इंडोनेशिया। अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया का जितना भी एरिया है भारत का, उसका मात्र 0.5%, 15% पे भी मैंग्रोव, मतलब भारत का जितना भी एरिया पूरा है उसका लगभग 0.15% पे ही मैंग्रोव देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ध्यान से सुनिए। अगर पूछेगा कि एक जगह बताइए, मतलब एक प्लेस जहाँ पे मैंग्रोव कंटिन्यूअस है, ठीक है, मतलब कंट्री नहीं पूछ रहा है, एक प्लेस पूछ रहा है, तब आप मारेंगे सुंदरबन। ठीक है। और अगर पूछेगा कि कंट्री के हिसाब से बताइए कि किस देश में हमारा सबसे ज़्यादा मैनग्रोव है, तब आप क्या बोलेंगे? आप बोलिएगा इंडोनेशिया। याद रहेगा। दूसरे नंबर पे क्या है हमारा? ब्राज़ील। याद हो गया। भारत में कितना मैनग्रोव है भारत के एरिया का? तो लगभग 0.15%। ठीक है, हो गया। सबसे ज़्यादा अगर मैनग्रोव पूछेगा तो आपको कहाँ पे, किस जोन में पूछेगा, तो आपको पता है इंडोनेशिया ये सब में है। तो इंडोनेशिया ये साउथ ईस्ट एशिया में आता है, दक्षिण पूर्व एशिया, तो उसमें है। तो एकदम ध्यान से समझना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर पूछेगा किसी एक एरिया का नाम बताइए या क्षेत्र का, उसमें अगर ऑप्शन साउथ ईस्ट एशिया है तो मार दीजिएगा। कोई देश का पूछेगा तो इंडोनेशिया। कोई अगर बोलेगा कि एक जगह का नाम बताओ, है ना, और उसमें होगा कि कंटिन्यूअस में सबसे ज़्यादा है, तो आप क्या मारेंगे? सुंदरबन। ठीक है। और मैनग्रोव आपको मैंने बताया कि ये ट्रॉपिकल एरिया में ही मिलता है। ट्रॉपिकल एरिया क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? जैसे ये हमारा ग्लोब है, ये इक्वेटर है, ये आपका कर्क रेखा और ये मकर रेखा है। 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ, मतलब 0.5 डिग्री, है ना। तो ये बीच का जो एरिया होता है इसको ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। तो मैनग्रोव आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, इसके बियॉन्ड आप जाइएगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है। तो क्यों मैनग्रोव जो है वो सब ट्रॉपिकल एरिया, मतलब जो 23 डिग्री के ऊपर है, बाहर है, मतलब उसमें नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है मैनग्रोव दोस्तों प्लांट है। प्लांट को क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। ठीक है, प्लस उसको क्लाइमेट भी वार्म चाहिए। ठीक है, प्लस वाटर लॉस अगर बहुत ज़्यादा होगा तो नुकसान है। तो इस एरिया जो ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पे बारिश भी ठीक होता है, टेम्परेचर भी ठीक है और क्लाइमेट भी गर्म है। सब ट्रॉपिकल में जाएगा तो टेम्परेचर जो है वो घटने लगेगा। ठीक है, प्लस पानी का भी संख्या घटने लगेगा, तो उसमें लॉस होता है। इसलिए सब ट्रॉपिक्स एरिया में गर्मी बहुत पड़ती है, लेकिन पानी उतना नहीं रहता है। इसलिए आप देखिएगा मैक्सिमम जो डेजर्ट है, मरुस्थल है, वो आपको सब ट्रॉपिकल एरिया में ही मिलेगा देखने को, वो भी वेस्टर्न साइड में, कॉन्टिनेंट के वेस्ट में। लेकिन आप ज़्यादा इसमें समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा। नहीं आ रहा कोई बात नहीं, ज्योग्राफी में हम लोग देखेंगे डेजर्ट कहाँ बनता है, तो वो सब हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि मैनग्रोव कहाँ पे मिलता है? ट्रॉपिकल एरिया में मिलता है, उष्ण कटिबंध एरिया में मिलता है। सब ट्रॉपिकल एरिया, उप उष्ण कटिबंध एरिया में नहीं मिलता है। ठीक है, प्लस कोल्ड क्लाइमेट में भी ये जिंदा नहीं रह पाएगा। अगर हम मैंग्रोव का महत्व देखें, इंपॉर्टेंस देखें, तो सिंपल बात है, मैंग्रोव क्या है दोस्तों? इकोटोन है। इकोटोन होने के कारण क्या है? इसका बायोडाइवर्सिटी बहुत अधिक होगा। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग आपको नेचुरल रिसोर्स मिलेगा, हाँ, शहद वहद, जंगली पेड़ पौधा, है ना, मछली वछली, मेडिसिन, प्लस यहाँ पे टूरिज्म का भी स्रोत होता है। प्लस ये पेड़ पौधा है तो कार्बन को भी स्टोर करके, मतलब कार्बन सिंक का काम करेगा। प्लस इसका जड़ का हमने फोटो आपको दिखाया था, तो वो क्या करेगा? सुनामी जब आएगा या फिर तूफान आएगा, समुद्री तूफान या जो इरोजन होगा उससे बचा के रखेगा। प्लस अगर नदी बहुत ज़्यादा सेडिमेंट लेके आएगी, ठीक है, तो उसको वो फ़िल्टर भी कर लेगा, वाटर फ्लो को कम कर लेगा। तो सेडिमेंट को डिकम्पोज़िशन बनेगा और उससे जो है सेडिमेंट वहाँ जमा होने लगेगा, तो आइलैंड भी बनाने में मदद करेगा। ठीक है, फ्लड को, बाढ़ अगर आएगा तो उसको कमज़ोर कर देगा। ठीक है, कोई अगर पोल्यूटेंट है, हेवी मेटल है, तो उसको भी वो अपने फ़िल्टर का काम करता है। ठीक है, प्लस राइपेरियन बफर का भी काम करता है। राइपेरियन बफर मतलब नदी को बचा के रखता है। ठीक है, नदी का पानी को स्टोर करके रखता है, नदी को पानी को इधर-उधर बहने नहीं देता है ना? वही राइपेरियन बफर हुआ, कंट्रोल करके रखेगा, वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। तो ये सब हम लोगों ने देख लिया था मैनग्रोव के बारे में। ठीक है, तो अब देखिए राइपेरियन बफर जैसे टर्म आया, तो राइपेरियन बफर क्या होता है? तो राइपे जैसे ये हमारा नदी है, ठीक है, ये हमारा क्या है दोस्तों? नदी है। तो नदी के साइड में इधर-इधर जो पेड़-पौधा वेजिटेशन आपने देखा होगा जो होता है, तो उसको राइपेरियन बफर बोलते हैं। तो राइपेरियन बफर का भी ये हमारा काम करता है। ठीक है? तो राइपेरियन बफर आर द वेजिटेटेड स्ट्रिप्स अलोंग रिवर या स्ट्रीम्स बिटवीन द अपलैंड एंड द स्ट्रीम चैनल। तो ठीक है?
तो राइपेरियन बफर नदियों और झील के किनारे वनस्पति पट्टी होती है अपलैंड और स्ट्रीम चैनल के बीच में। दे फिल्टर न्यूट्रिएंट को फिल्टर करता है, पेस्टिसाइड अगर होगा उसको फिल्टर करेगा, और एग्रीकल्चर से जो वेस्ट होता है उसको भी फिल्टर करें। जैसे मान लो ये नदी है, ठीक है, यहाँ पे कोई खेत है, यहाँ पे कोई वेजिटेशन है। अब खेत से कोई अगर जाएगा न्यूट्रिएंट ये सब जो यूट्रोफिकेशन यहाँ पे कर सकता है, तो यहाँ पे अगर नहीं होता पेड़ पौधा तो डायरेक्ट मिल जाता, यहाँ पे यूट्रोफिकेशन होता है और यहाँ पे फिर अलगल ब्लूम होता है, नुकसान करता है। लेकिन ये राइपेरियन बफर है, यहाँ पे अगर वेजिटेशन है तो उसको पानी को ये पूरा फिल्टर करके अच्छा पानी यहाँ पे भेजेगा, पोल्यूटेंट को यहाँ पे फिल्टर कर लेगा, ठीक है। प्लस नदियाँ का इरोजन, नदी नदी जो है, नदी बह रही है, अगर वो इरोड भी करना चाहेगी तो यहाँ मतलब अपरदन भी करना चाहेगी मिट्टी का तो नहीं करने देगा, क्योंकि इसको एक बाउंड्री का काम कर रहा है, समझ में आ रहा है। बाढ़ को भी नियंत्रण करेगा, तो एक तरह का ये सब काम कर रहा है। सेम काम आपका मैंग्रोव भी करता है, ठीक है। तो अभी न्यूट्रिएंट को फ़िल्टर करता है, पेस्टिसाइड को ये सब मैंने बता दिया, पोल्यूटेंट को भी तोड़ देगा क्योंकि इसमें माइक्रोब्स ये सब होते हैं। बैंक जो नदी का मुहाना होता है उसको नदी के द्वारा काटने से रोकता है, वो सेडिमेंट को फ़िल्टर कर लेता है और बाढ़ नियंत्रण में भी मदद करता है। अब देखिए वेटलैंड जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसी में मैंग्रोव भी हमने देखा था आगे, ठीक है। तो वेटलैंड किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्रमोट करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको पता है 17 गोल हैं, सबको आपको याद होना चाहिए। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 बोलता है कि कोई भी गरीबी नहीं है, वो इसको अचीव जो करना है सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को 2030 तक करना है। ये स्टार्ट हुआ था 2015 से लेकर 30 तक, लगभग 15-16 साल का था। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलता है कि कोई भी गरीबी नहीं होगा। देखिए वेटलैंड जो है आपको पता है बहुत सारे लोग इस पे खाना-पीना, मछली-वछली के लिए डिपेंड होते हैं। तो अगर वो लोग लाइव वेटलैंड से क्या करेंगे, पैसा कमाते हैं, गरीबी दूर होगा। दूसरा है ज़ीरो हंगर। आपको पता है कि वेटलैंड में चावल-वावल उगता है, बहुत सारे लोगों को खाना-वाना देता है, तो हंगर नहीं होगा। अच्छा हेल्थ, वेटलैंड से आपको अच्छा पानी मिलेगा, है ना? फ़िल्टर करता है पानी को, हेल्थ इम्प्रूव होगा। फिर एजुकेशन भी होगा, है ना? अगर अच्छा लोग खाना-पीना खाएँगे, अच्छे से रहेंगे तो स्कूल में अच्छे से जाके पढ़ेंगे, उनका दिमाग तेज होगा, नौकरी-वोकरी मिलेगा। जेंडर इक्वालिटी, अगर वेटलैंड रहेगा दोस्तों तो वहाँ से उसको पानी मिल जाएगा, तो महिलाओं को दूर नहीं जाना पड़ेगा पानी लाने के लिए, ठीक है, वाटर उसको मिल जाएगा। फिर क्लीन वाटर भी मिल जाएगा, क्लीन एनर्जी भी आप जनरेट कर सकते हैं वेटलैंड से, हाइड्रो पावर जला के, क्योंकि डैम वैम ये सब जो होता है, डैम बांध ये सब वेटलैंड का एग्जाम्पल है, तो वहाँ पे हाइड जल विद्युत ऊर्जा भी होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इकोनॉमिक ग्रोथ है, वेटलैंड में आपको टूरिज्म का जॉब मिल जाएगा, है ना, फॉरेस्ट एग्रीकल्चर वहाँ पे होता है, ठीक है, डैम वैम से आपको जॉब मिलेगा, तो इस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है ना। ठीक है, अगर वेटलैंड अगर है तो जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, मान लीजिए यहाँ पे नदी है, यहाँ पे आपने कोई पुल बनाया है, ठीक है, ये पुल बनाया है, अगर ये वेटलैंड है, या फिर जो भी यहाँ पे मान लीजिए आपने बिजली का तार लगाया है, ठीक है, बिजली का पोल लगाया, यहाँ पे अगर वेटलैंड है, ठीक है, ये वेटलैंड है, वेटलैंड में पेड़ पौधा होता है, तो ये पानी अगर कहीं से आएगा बाढ़ का नदी का, तो ये इसको स्टोर कर लेगा, तो ये पानी इधर नहीं जाने देगा और ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बच जाएगा, ठीक है। तो वेटलैंड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बचाता है आपको स्टॉर्म से, और अर्बन जो अगर शहर में वेटलैंड है तो बाढ़ से भी बचाता है। तो इस तरह से आपको देखें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से लिंक है। उसी तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 13 वो क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है। ये आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ना पूरा 17 से 1 से लेकर 17 तक क्या क्या है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। उसको याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पेज लीजिए, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बस लिख दीजिए कि किससे रिलेटेड है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो गरीबी से रिलेटेड है, पॉवर्टी। दूसरा हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हंगर से रिलेटेड है। तीसरा हो गया आपका हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। चौथा जो आप देखिए एजुकेशन से रिलेटेड है। तो इस तरह करके आप पूरा लिख लीजिए बस पॉइंट पॉइंट करके, और उसको आप दीवार में चिपका लीजिए और बार बार उसको देखेंगे तो 2 4 5 7 दिन में, सप्ताह भर में वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपका 17 के 17 दोस्तों याद हो जाएगा। तो क्या पता कि कभी यूपीएससी एग्जाम में आपका प्रीलिम्स में पूछ दे, मैच दे दे मैच करने, ठीक है, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 16 18, 13 16, फिर मान लो 9 दे दे या 5 दे दे और बोले कि मैच करना है। तो फिर अब जब आपको नहीं पता होगा तो फिर आपको लगेगा कि क्वेश्चन बहुत टफ है। इसलिए हम आपको ये सब चीज़ भी बताते जा रहे हैं कि आपको साथ साथ ये भी करिए, है ना। वैसे यहाँ पे सब लिखा ही हुआ है, ज़्यादा आपको टेंशन की नहीं है। बस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 10 देख लीजिएगा, 12 देख लीजिएगा, बस हो गया, बाकी तो दिया ही हुआ है, 16 देख लीजिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 हम जो है वो क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है, कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज को कम करने में वेटलैंड का रोल होता है, भूमिका होता है, ठीक है। उसी तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 जो है लाइफ बिलो वाटर, पानी के नीचे जो ज़मीन है, मतलब सॉरी ज़िंदगी है, मतलब समुद्र में, उससे रिलेटेड है, मैरीन बायोडाइवर्सिटी से। लाइफ ऑन लैंड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 है, ये ज़मीन से रिलेटेड, उसमें स्पीसीज़ व स्पीसीज़ है ज़मीन में, तो उसमें वेटलैंड में। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 बोलता है कि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना चाहते हैं तो हमको ग्लोबल कोऑपरेशन, वैश्विक
सहयोग भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि वेटलैंड भी ये सब रोल प्ले करता है। जैसे रामसर कन्वेंशन क्या कर रहा है, ग्लोबल कोऑपरेशन कर रहा है ना। तो ये सारा चीज़ है। तो हमने देखा कि किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और वेटलैंड जो है आपस में लिंक है, वो हिंदी में आपका यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि जो इकोसिस्टम होता है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र होता है, उसका उत्पादकता के आधार पे कैसे वो अरेंज होता है। उत्पादकता हमने बता दिया आपको कि कितना बायोमास को वो बना रहा है पर यूनिट टाइम में, या कितना एनर्जी को वो जनरेट कर रहा है पर यूनिट टाइम, उसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता क्या होता है, अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम, प्रति समय इकाई जीव द्रव्य उत्पादन कर रहा है, प्रति समय कितना कर रहा है, तो उसको बोलते हैं। तो आपको पता है प्राइमरी प्रोड्यूसर जो दोस्तों, उसका अगर हाइयर होगा, जितना ज़्यादा प्राइमरी प्रोड्यूसर होगा, मतलब जो खाना खुद बना रहा है, तो उतना ज़्यादा उसका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी होगा। सिंपल, ऐसे कोई मरुस्थल है, वहाँ पेड़ पौधा कम है, तो हम बोले अगर कि यहाँ पे जितने पेड़ पौधा हैं उसका प्रोडक्टिविटी निकालो, बायोमास निकालो, वजन निकालो, तो कम आएगा। वहीं आप कोई ऐसा एरिया लीजिए जहाँ पेड़ पौधा ज़्यादा है, तो उसका वजन ज़्यादा होगा। तो ये सिंपल चीज़ है ना। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर जितना अधिक होगा नंबर में, उतना ज़्यादा उसका प्रोडक्टिविटी होगा। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अगर हम बात करेंगे कि मैनग्रोव देखिए, एस्चुरी देखिए, ग्रासलैंड और झील देखिए, तो देखिए झील में आपको ज़्यादा पेड़ पौधा नहीं देखने को मिलेगा, ग्रासलैंड में उससे थोड़ा पेड़ पौधा मिलेगा, एस्चुरी में आपको पता है इकोटोन है, मैनग्रोव इकोटोन है। अगर हम कंपेयर करेंगे कि किसका ज़्यादा होगा आपका प्रोडक्टिविटी, तो मैनग्रोव, एस्चुरी और ग्रासलैंड का, ये सब तीनों इकोसिस्टम है, इसका ज़्यादा होगा, और लेक का क्या होगा दोस्तों, कम होगा। ठीक है। सबसे ज़्यादा होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का और कोरल रीफ का, बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होता है मैनग्रोव ये सब का। लेक का हो गया या ओशियन का हो गया, ये सब का प्रोडक्टिविटी कम होता है। ठीक है। तो ओशियन का प्रोडक्टिविटी कम होता है, क्यों होता है आपको पता है, ओशियन बहुत गहरा होता है, और गहरा होने के कारण समुद्र का जो लाइट होगा, वो मतलब सॉरी सनलाइट होगा, वो पूरे गहराई तक नहीं पहुंच पाएगा, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फाइटोप्लैंक्टन आपको कम दिखेंगे। ठीक है। तो वहाँ पे, और जो न्यूट्रिएंट भी होगा वो भी लिमिटेड है, इसलिए ओशन का जो प्रोडक्टिविटी होता है बहुत कम होता है। अब बहुत कितना बड़ा, पूरे वर्ल्ड में 75% जो है वो आपका वो पानी है, ओशियन लगभग समझ लीजिए। लेकिन सब उतना ज़्यादा आप इस यहाँ पे पेड़ पौधा जीव जंतु उतना नहीं मिलेंगे। जो लैंड है वो मात्र लगभग समझ लीजिए मोटा मोटी 25% के आसपास। और यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा पेड़ पौधा ये सब मिलता है। कोरल रीफ, ठीक है, कोरल रीफ तो समुद्र में ही है, लेकिन उसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होता है, उसका अलग कारण है। ठीक है बस, लेकिन अगर हम खुला ओपन ओशियन का ले लेंगे, तो उसका प्रोडक्टिविटी दोस्तों बहुत कम होता है। ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद मैंने बताया कि ओशियन का क्यों प्रोडक्टिविटी कम होता है। ठीक है। अब देखिए मैंग्रोव को क्या-क्या थ्रेट है, मैंग्रोव को क्या-क्या नुकसान है। तो वही है, अगर एक्वाकल्चर होगा, अगर मछली पालन होने लगेगा, तो मछली पालन अगर वो मैंग्रोव में करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, पेड़-पौधा वहाँ जो होगा उसको काटेगा, वहाँ से आर्टिफिशियल बोल क्या करेगा, तालाब टाइप का बना देगा या बाउंड्री टाइप का बना देगा, मछली पालेगा। तो पेड़-पौधा को काटा ना, उसी तरह से एग्रीकल्चर भी होने लगेगा, तो भी मैंग्रोव को खतरा है। ठीक है। अगर वहाँ पे झींगा का खेती लोग करने लगेंगे, श्रिम्प फार्मिंग करेंगे, झींगा पालन करेंगे या फिर एग्रीकल्चर, उसके कारण भी खतरा है। प्लस अगर, क्योंकि एक्वाकल्चर जो आप यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे मछली आप पाल रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारा पेस्टिसाइड, ये सब एंटीबायोटिक ये सब मछली को खिलाएँगे, ताकि वो ज़िंदा रहे, मरे नहीं। प्लस मछली जो पॉटी करेगी, लैट्रिन करेगी, वो भी वेस्ट है, तो वो भी आप कहाँ छोड़ देंगे, मैंग्रोव में। मैंग्रोव से खतरा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। प्लस आप उसमें न्यूट्रिएंट भी डालेंगे, ठीक है, और वो पानी को फिर आप छोड़ देंगे एक्वाकल्चर वाले पानी को कहाँ पे, मैंग्रोव में, तो उससे वहाँ पे यूट्रोफिकेशन होगा, खतरनाक शैवाल ये सब होगा, अलगल ब्लूम हो जाएगा, तो वो नुकसान पहुँचाएगा। तो वो चीज़ है। ठीक है। अब हम उसी तरह से, अगर हम कोस्टल एरिया का डेवलपमेंट करते हैं, वहाँ पे अगर हम लोगों के रहने के लिए घर बनाते हैं या रिसॉर्ट बनाते हैं, होटल बनाते हैं, तो वो जंगल काटना पड़ेगा, सिंपल बात है। तो उसके नुकसान किसको होगा, मैंग्रोव को, पॉल्यूशन भी वहाँ पे होगा, है ना। तो ये सारा चीज़ है जो, जिसके कारण मैंग्रोव जो है वो नुकसान हमारा हो रहा है। उसी तरह से डिसैलिनेशन प्लांट मतलब आप समुद्र के पानी को ले रहे हैं, ठीक है, और उसको पीने योग्य बना रहे हैं। तो देखिए, मान लीजिए आपने पानी लिया, 100 लीटर पानी लिया, ठीक है। अब ये समुद्र का पानी है, इसे आपने नमक निकाला और 100 लीटर पानी जो है वो बनाया प्योर वाटर पीने वाला। तो बाकी का जो 900 लीटर है, 900 जो बच गया, ठीक है, आपने इसको क्या किया होगा, बॉयल किया होगा। डिसैलिनेशन प्लांट में क्या करेंगे, इस पानी को बॉयल करेंगे। बॉयल करेंगे तो जो भाप बनेगा, ठीक है, उस पानी को आप ठंडा करेंगे, तो वो आपका प्योर वाटर हो जाएगा और नमक जो है वो छूट जाएगा। तो डिसैलिनेशन प्लांट वाले जो नमक बच गया, वो क्या करते हैं, वो फिर से समुद्र में डाल देते हैं। ठीक है। तो जो मैंग्रोव है ऑलरेडी आप देखिए वो नमक से जूझ रहा है। ठीक है। अब और ज़्यादा आप नमक दे देंगे पानी में, तो वो फिर नुकसान होगा उसको, है कि नहीं। तो वो चीज़ है। ठीक है। तो उसी तरह से ये न्यूज़ में भी था, मुंबई का जो कोस्टल रोड प्रोजेक्ट है, वहाँ पे भी हम लोग कोस्टल एरिया में रोड बना रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारा जो मैंग्रोव है वो डूब जाएगा, कट जाएगा, तो उसके कारण भी ये न्यूज़ में था। क्लाइमेट चेंज का भी इफेक्ट मैंग्रोव पे पड़ता है, मैंने बता दिया कैसे, तो ये आप देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है।
वेटलैंड का क्या रोल है, तो जिस तरह से मैनग्रोव का रोल है उसी तरह वेटलैंड का रोल है, सिंपल है। इकोसिस्टम सर्विस देता है, इकोसिस्टम सर्विस के बारे में ऑलरेडी हमने देख लिया है, प्रोविजनिंग सर्विस देता है, ठीक है, रेगुलेटरी सर्विस देता है, कंट्रोलिंग सर्विस देता है, ठीक है, और क्या दे सॉरी प्रोविजनिंग देता है, रेगुलेटिंग या कंट्रोलिंग एक ही है, सपोर्टिंग सर्विस है, 3 हो गया, और एक चौथा क्या है, एस्थेटिक सर्विस। तो ये सारा चीज़ देता है। फिर बहुत सारे जीव-जंतु वहाँ पे रहते हैं, टूरिज़्म भी देता है, ये सब हम लोगों ने देख लिया था ना, यहाँ तो रिपीट करने से इसको फ़ायदा नहीं है। बाढ़-वाढ़ से बचाता है, कार्बन को स्टोर कर लेता है, फ्लड को रोकता है, तो ये सारा चीज़ है। फिर उसके बाद अगर हम कंपेयर करें दोस्तों वर्षावन का, रेन फ़ॉरेस्ट का और ट्रॉपिकल फ़ॉरेस्ट का, ठीक है? तो रेन फ़ॉरेस्ट हो या ट्रॉपिकल फ़ॉरेस्ट दोनों तो जंगल ही है, लेकिन रेन फ़ॉरेस्ट जो होता है, वर्षावन थोड़ा वो घना होता है, लंबा होता है, और रेन फ़ॉरेस्ट उतना ज़्यादा घना लंबा नहीं रहेगा, ठीक है? तो ट्रॉपिकल फ़ॉरेस्ट जो होता है, वह बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करता है, लेकिन दोनों करता है, जंगल को बचाता है दोनों, चाहे वो ट्रॉपिकल फ़ॉरेस्ट हो या रेन फ़ॉरेस्ट हो, कार्बन को स्टोर करेगा, फ्लड से रोकेगा, पानी को प्यूरीफाई करेगा, न्यूट्रिएंट को फ़िल्टर करेगा, है ना? और पोल्यूटेंट को बाहर कर देगा, तो ये सारा चीज़ वो करता है, बहुत सारे जीव-जंतु का हैबिटेट होता है, रहने के लिए जगह होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि रेन फ़ॉरेस्ट चूँकि लंबा होता है, बड़ा होता है और घना होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके कंपेयर में ट्रॉपिकल फ़ॉरेस्ट के कंपेयर में ज़्यादा पोल्यूटेंट को फ़िल्टर कर पाएगा, ज़्यादा कार्बन को स्टोर कर पाएगा, ज़्यादा इसमें बायोडायवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा, तरह-तरह का एनिमल्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तरह-तरह स्पीशीज़ देखने को मिलेगा, तो बस यही अंतर है, ठीक है? अब हम देख लेते हैं रीज़न फॉर द डिप्लीशन ऑफ वेटलैंड, तो जो वेटलैंड है उसका क्यों उसका पतन का क्या कारण है या खत्म होने का क्या कारण? तो सिंपल बात है, वेटलैंड को खत्म होने का इंडस्ट्री का पोल्यूटेंट अगर आप छोड़ देंगे, घर का कचरा डाल दीजिएगा, एग्रीकल्चर का कचरा डाल दीजिएगा, तो उससे वहाँ पे न्यूट्रिएंट भर जाएगा, तो वहाँ पे अलगल ब्लूम हो जाएगा। शहरीकरण होगा तो वेटलैंड को आप देखिए कि आप पहले जब हम लोग घर जाते थे बहुत बचपन में, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारा कहीं-कहीं तालाब होगा गाँव में, कहीं पे ये है ना, पॉन्ड ये सब होता है। अब देखेंगे खेत का होगा, जंगल होगा, तो ये सारा वहाँ थोड़ा पानी वाला टाइप का होगा, दलदली टाइप का होगा, लेकिन आपको अब देखने को मिलता है नहीं, क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ा है, इंडस्ट्री का ग्रोथ हो रहा है कि वेटलैंड को धीरे-धीरे हटा के वहाँ पे मिट्टी भर के फिर उसके ऊपर अपार्टमेंट बड़ा-बड़ा बन रहा है। कहा जाता था कि जब चेन्नई में जब हमारा ये पांडे वंश ये लोग हुआ करते थे, चोला चेरा पांड्या ये सारे लोग, है ना? तो उस समय जो है चेन्नई में, बैंगलोर के आसपास का एरिया जो है, उसमें लगभग 10,000 से ऊपर जो है वो आपको वेटलैंड हुआ करता था, पॉन्ड हुआ करता था, ठीक है? जो काकतीय डायनेस्टी है तेलंगाना में, है ना? जो तमिलनाडु सॉरी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, वो आपका जाना जाता था वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए, पानी को कैसे स्टोर करना है उस तरह से, लेकिन अब वो आपको देखने को नहीं मिलेगा इतना ज़्यादा, क्यों? क्योंकि वो सारा वेटलैंड जो है वो मैक्सिमम 90 टू 99% जो वेटलैंड वो गायब हो चुका है। क्यों? शहरीकरण के कारण, पॉल्यूशन के कारण खेती होने लगा, लोग मछली पालने लगे, ठीक है? तो ये सारा चीज़ है, लोग उसके मिट्टी का यूज़ करने लगे, सैंड निकालने लगे, तो ये सारा चीज़ डूब गया वो, तो उसके कारण वेटलैंड को खतरा है। क्लियर हो गया? अब वेटलैंड को बचाना है तो क्या-क्या करना पड़ेगा? जो काम आप कर रहे थे जिससे नुकसान उसको बंद कर दीजिए, ठीक है? तो वही चीज़ है, वेटलैंड को आप डिमार्केट कीजिए कि कहाँ से ये पूरा वेटलैंड है। कोई भी आदमी इधर यहाँ पे घर नहीं बना सकता है, डिमार्केशन प्रॉपर कर दिए, पॉल्यूटेंट इसमें नहीं डाल सकता, इंडस्ट्री यहाँ पे कोई लोकेटेड नहीं होगा जो पॉल्यूट करे। इस तरह से डिमार्केशन कर दीजिए, सीमांकन कर दिए, जो भी कानून है उसको अच्छे से लागू करवाइए। एक्वाकल्चर जो अनसस्टेनेबल है, अस्थिर है, उसको मत यूज़ कीजिए, सेल फिश फार्मिंग को बैन कीजिए। जो इंडस्ट्री का जो कचरा है उसको आप छाँटिए, ख़त्म दूर कीजिए, फिर जाके उस पानी को आप वेटलैंड में डालिए। वेटलैंड का अच्छे से यूज़ करिए, उसमें पेड़-पौधा लगाइए, आर्टिफ़िशियल अगर ज़रूरत पड़े रीजनरेशन करने का तो आप कीजिए। इन्वेसिव अगर स्पीशीज़ है, बहुत बार ये देखा गया है कि वेटलैंड में अगर बाहर से कोई भी जीव-जंतु ऐसा आ जाता है, जो हम नहीं चाहते थे, चाहे या जानबूझ के आपने वहाँ डाला है, जिसको ठीक है, तो वो उस वहाँ के इकोसिस्टम के लिए खतरा है, जिसको हम लोग वैसे स्पीशीज़ को इन्वेसिव स्पीशीज़ दोस्तों बोलते हैं। तो इन्वेसिव स्पीशीज़ को आप प्रिवेंट करें, रोकें, कम उस एरिया में जो लोग रहने वाले लोग हैं, कम्युनिटी है, समुदाय है, उसको ज़िम्मेदारी दे दीजिए और उसको फंडिंग कीजिए कि आप इसका देखभाल करें। जो भी इससे रिसोर्स मिल रहा है, मछली मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, आप उसका यूज़ करें, उसको बेचिए, पैसा कमाइए और तो वो लोग इसमें जब पार्टिसिपेट करेंगे और इससे वो अर्निंग कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है जो चीज़ आप पैसा कमाइएगा, ठीक है, उसको आप अच्छे से जोड़ के रखिएगा, है ना? सिंपल बात है। तो कम्युनिटी समुदाय को ही पार्टिसिपेशन आप बढ़ाइए उसमें कंज़र्वेशन के लिए, ठीक है? यूट्रोफिकेशन जो हो रहा है उसको कंट्रोल कीजिए। कैसे करेंगे? तो कोई भी प पानी जिसमें न्यूट्रिएंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, उसको आप हटाइए, उसको एनपी की नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस को हटाने के बाद उस पानी को आप वेटलैंड में डालिए, तो उससे जो है न्यूट्रिएंट का मात्रा वेटलैंड में घटेगा, तो यूट्रोफिकेशन नहीं होगा। तो ये सारा चीज़ हमने आपको बता दिया था पहले भी, यहाँ भी हमने उसको रिपीट किया है। ठीक है?
चलिए, अगर हम बात करेंगे कि वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए और क्या-क्या उपाय है, तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, यहाँ पे उसको बार-बार हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है ना? आप इसको देख लीजिएगा, ये हो जाएगा। एक नेशनल वेटलैंड एक एटलस जारी किया गया है, नेशनल वेटलैंड एटलस, उसके अनुसार इंडिया में लगभग 15.26 मिलियन हेक्टेयर वेटलैंड है। एरिया याद करने की ज़रूरत नहीं है, और 70% जो वेटलैंड है वो मैन मेड है। मैन मेड का मतलब आदमी ने बना, आदमी क्या बनाएगा? खेत। तो खेत जो है, आपको पता है चावल का मैदान जो खेत है वो भी हमारा वेटलैंड होता है, आर्द्रभूमि होता है। इसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया है, ठीक है। अब देखिए, वेटलैंड को बचाने के लिए हमारे पास 2010 का वेटलैंड रूल है, वेटलैंड नियम है, 2017 का वेटलैंड नियम है, ठीक है, और स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी है, और एनपीसीए, ये सब है। तो उसके बारे में एक-एक करके हम लोग देखते हैं। एनपीसीए का है नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक स्पीशीज, ठीक है। एनपीसीए, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो जो जलीय परितंत्र है उसमें उसको संरक्षण करने के लिए राष्ट्रीय योजना बनाया गया है, उसी को एनपीसीए बोलते हैं, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये पहले हमारे पास एनएलसीपी था, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम, जो लेक तो जो झील था उसको संरक्षण के लिए, और दूसरा हमारे पास था नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। तो दोनों को मर्ज करके दोस्तों एक नया प्रोग्राम बनाया गया, जिसका नाम है नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड, ठीक है। इसमें वेटलैंड को हम लोग को अच्छे से बचाना है, डिग्रेडेशन से उसका जो स्वास्थ्य है उसको मेंटेन करना है, मतलब वेटलैंड स्वस्थ रहे, पोल्यूशन ना हो उसमें। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों पैसा देता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जिस तरह से रामसर कोई साइट होता है वेटलैंड, किसको रामसर साइट बोलेंगे, रामसर के अनुसार वेटलैंड बोलेंगे, तो जो क्राइटेरिया रामसर में यूज होता है बताने के लिए, वही एनपीसीए भी उसी को यूज करके वेटलैंड को आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं वेटलैंड कंजर्वेशन रूल, वेटलैंड जो रूल्स है आपका 2010, उसके बारे में। तो याद रखिए, ये जो वेटलैंड रूल है पर्यावरण का चीज़ है, तो इसलिए इसको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंडर में लाया गया है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में। और इसी रूल का यूज करके जो है बनाया गया है दोस्तों सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। सेंट्रल लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे वेटलैंड को नियमन के लिए वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया गया है, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है ये वेटलैंड को रेगुलेट करेगा, मतलब कौन-कौन सा एक्टिविटी आप वेटलैंड में कर सकते हैं अगल-बगल, कौन-कौन सा को हार्मफुल एक्टिविटी को रेगुलेट करना है, कैसे करना है, किसको बंद करना है, तो ये सारा जो है ये डिसाइड करता है हमारा। इसका मकसद होता है कंट्रोल रिक्लेमेशन करना, जो वेटलैंड खराब हो चुका है उसको रिक्लेम करना, सॉलिड वेस्ट जो ठोस कचरा है उसको डंपिंग से रोकना, एफ्लुएंट जो है कचरा-उचरा उसको वेटलैंड में डालना, लेकिन फ़िल्टर होने के बाद मतलब पॉल्यूटेंट को निकालने के बाद। तो इस रूल का यूज़ करके सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो वेटलैंड को नोटिफ़ाई करता है, ठीक है? तो याद रखिएगा, वेटलैंड रूल्स के अंडर में सीडब्ल्यूआरए बना है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है। अब नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। एक और हमारे पास बॉडी है स्टेट लेवल पे, उसका नाम है स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी। तो याद रखिए, स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017 के अंडर में बना है, और सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है 2010 के रूल में बना है। ध्यान रहेगा, ठीक है। तो तो आप देख रहे हैं कि जब हम लोग स्टेट गवर्नमेंट में के लेवल पे स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी बनाए हैं, तो पावर हम थोड़ा-सा किधर दे रहे हैं? सेंटर से स्टेट की ओर, ठीक है। तो 2017 का जो रूल है वो 2010 के रूल को खत्म किया है, और विकेंद्रीकरण की तरफ हम लोग मूव किए हैं। पावर दे दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी को, कि वो कोई भी वेटलैंड को आइडेंटिफ़ाई कर सकती है, पहचान दे सकती है, उसको नोटिफ़ाई कर सकता है, मानक दे सकती है और मैनेज कर सकती है। और इसके लिए हम लोगों ने स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी भी बनाया है, वेटलैंड को कंट्रोल करने के लिए, उसके यूज़ को, ठीक है। और इसके लिए हम लोगों ने सेंट्रल लेवल पे नेशनल वेटलैंड कमेटी भी बनाया है, जो स्टेट को एडवाइस देती है, राज्य सरकार को एडवाइस देती है। और इसमें हम लोग वेटलैंड वाइज यूज़ प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। वाइज यूज़ प्रिंसिपल मतलब ऐसा नहीं है कि वेटलैंड को हमको यूज़ नहीं करना है, वेटलैंड बहुत ही अच्छा चीज़ है यूज़ करने के लिए। टूरिज़्म प्रमोट होगा, बायोडायवर्सिटी को कंज़र्व होता है, उसका भी उसमें अलग-अलग बहुत तरह का रिसोर्स, लकड़ी हो गया और बहुत सारा चीज़ मिलता है। तो उसको हम लोग वाइज यूज़ करना है, सस्टेनेबल संधारणीय यूज़ करना है, इकोलॉजिकल पर्यावरण को ध्यान में रख के, और उस एरिया में जितने भी कम्युनिटी है उसका सोशियो इकोनॉमिक मैनेजमेंट को ध्यान में रख के जो है हमको काम करना है। उसी को वेटलैंड बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम लोग बोलते हैं कि वाइज़ यूज़, बुद्धिमान पूर्वक यूज़ करना है, सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि वेटलैंड का यूज़ नहीं करना है यूज़, लेकिन वाइज़ यूज़। सेम चीज़ आपको रामसर भी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा है कि वेटलैंड को यूज़ कीजिए, लेकिन वाइज़ यूज़ कीजिए। मतलब सारा चीज़ को ध्यान में रख के सदुपयोग कीजिए, ठीक है? तो स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी जो है 2017 रूल के अंडर में बनाया गया है, वही इसका पावर है
कि वेटलैंड को मैनेज करना और उसका प्लान करना। ठीक है, कौन कौन सा वेटलैंड जिसके स्टेट के अंडर में आता है उसके पास उसका जो डेटा होता है ये बना सकता है। स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी जो है इसका अधिकार है कि वेटलैंड कौन कौन सा वेटलैंड किसके एरिया में आएगा, कौन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में, इसके अंडर में कौन आएगा, तो वो डिसाइड करता है। ठीक है, फिर ये वेटलैंड ब्रीफ भी लाता है 6 महीने के अंदर, बताता है कि कौन कौन सा वेटलैंड है। ठीक है, उसके बाद 10 साल के अंदर उसको बोला गया था कि हर 10 साल में वो डिजिटल इन्वेंटरी मतलब ऑनलाइन रूप से एक जगह डेटा को बताएगा कि कितना वेटलैंड उस स्टेट में है। ठीक है, और प्रोहिबिटेड एक्टिविटी कौन कौन सा एक्टिविटी जो है प्रतिबंधित है वेटलैंड में के आसपास करना, वो भी ये स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी बताता है। तो जो पहले नेशनल वेटलैंड अथॉरिटी को पावर था वो अब ये बॉडी ही नहीं रहा। ये बॉडी नहीं रहा, पावर किसको दे दिया गया है, SWA को, स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी को पावर दे दिया गया है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, और नेशनल वेटलैंड अथॉरिटी अभी भी है, ठीक है, हटा नहीं है, लेकिन पावर जो है स्टेट वाले को भी दिया है। ठीक है, तो याद रखिए हटाया नहीं गया है, नेशनल वेटलैंड अथॉरिटी अभी भी है। ठीक है, क्या क्या एक्टिविटी जो है किस किस को हम लोग वेटलैंड जो है नहीं बोल सकते हैं इसके अनुसार। ठीक है, ठीक है, तो ये जो चीज़ है इसको वेटलैंड रूल 2017 के अंडर में इन चीज़ों को वेटलैंड नहीं बोला जा सकता है। ठीक है, नोटिफाई नहीं किया जा सकता है। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, एक बार लिस्ट देख लीजिए। वैसे रिवर चैनल है जहाँ पे नदी जा रहा है वो हो गया, चावल का खेत है, फिश एक्वाकल्चर, सॉल्ट पैंस, मैन मेड वाटर बॉडी, या फॉरेस्ट एक्ट के अंडर में जो एरिया है, या वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंडर में, या कोस्टल रेगुलेशन जोन, CRZ रूल 2019 के अंडर में जो जो एरिया है उसको वेटलैंड जो है नहीं कहा जा सकता है इस रूल 2017 रूल के अंडर में। ये वेटलैंड होते हैं, ठीक है, लेकिन इस रूल के अंडर में उसको नोटिफाई नहीं किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता है। ये वेटलैंड है, ये सब वेटलैंड है, लेकिन 2017 रूल के अंडर में उसको नोटिफाई नहीं किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन कौन सा एक्टिविटी वेटलैंड में आप नहीं कर सकते हैं, वेटलैंड रूल के अंडर में बताया गया 2017 में, जैसे इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण नहीं करना है, सॉलिड वेस्ट डंपिंग, ठोस कचरा नहीं फेंकना है, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। ठीक है, मतलब जो कंस्ट्रक्शन का काम हो या फिर भवन को निर्माण या भवन तोड़ने का हो वो नहीं कर सकते आप, उसका कचरा नहीं फेंक सकते। फिर ठीक है, मतलब बना सकते, कचरा नहीं फेंक सकते। जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है, उद्योग का जो हमारा कचरा होता है, ठीक है, उसको बिना आप ट्रीट किए मतलब उसका पोल्यूशन पोल्यूटेंट को निकाले बिना आप नहीं डाल सकते हो वेटलैंड में। ठीक है, फिर परमानेंट कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं कर सकते, मतलब परमानेंट घर वर उसमें वहाँ पे होटल टाइप का उस टाइप का वेटलैंड एरिया में नहीं बना सकते। हाँ, बोट जेटी कर सकते हो, बोट जेटी जो होता है ना, जो छोटा छोटा जहाज पानी जहाज होता है उसके लिए आप परमानेंट को स्ट्रक्चर बना सकते हैं वेटलैंड में, बाकी नहीं कर सकते। पोचिंग वोचिंग शिकार करना या रिक्लेमेशन वो सब नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों रामसर कन्वेंशन के बारे में, जो वेटलैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, तो उसका हम लोग बेसिक बात करते हैं। तो देखिए रामसर जो कन्वेंशन है वो 2 फरवरी 1971 में साइन हुआ था। ठीक है, 2 फरवरी 1971 में रामसर में एक जगह है ईरान में, वहाँ पे कन्वेंशन साइन हुआ था। ठीक है, एक मतलब कन्वेंशन एक संधि टाइप का आप समझ लीजिए, या एक समझौता टाइप का समझ लीजिए। 2 फरवरी 1971 को रामसर के जो शहर है ईरान में उससे इसका नाम रामसर पड़ा, रामसर कन्वेंशन। ठीक है, और 2 फरवरी को साइन हुआ, इसलिए 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड डे, वर्ल्ड जो है आर्द्रभूमि दिवस भी मनाया जाता है। इसमें टोटल जो है लगभग 172 देश हैं, वो चेंज होते रहता है, और इंडिया ने इसको 1982 में ज्वाइन किया। मतलब इंडिया जो है शुरू से ही 1971 से ही इसको ज्वाइन नहीं किया है, याद रखना है, थोड़ा लेट से किया है। और ये वाई यूज पे सिर्फ बेस्ड है, वाई यूज ऑलरेडी हमने बता दिया कि समुचित उपयोग करना है। ठीक है, सस्टेनेबल यूज भी करना है, संधारणीय यूज भी, और उसका इकोलॉजिकल कैरेक्टर भी मेंटेन करना है। वेटलैंड को यूज नहीं करना वैसा नहीं बोल रहा है, गलत चीज यूज नहीं करना है ना, वाई यूज करना है कि वेटलैंड को भी बचा रहे और हम लोग अपना इकोनॉमिक यूज भी कीजिए। अब देखिए इसका थीम इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम आपका 2026 में है, 2025 में जो कन्वेंशन होगा और 2026 में जो थीम है बस वो आपको ध्यान होना चाहिए। 2023 का लिखा हुआ है तो ये आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखिए वेटलैंड को किसको हम लोग वेटलैंड बोलेंगे, क्या तरीका है, क्या क्राइटेरिया है आइडेंटिफाई करने का। तो सबसे पहले वेटलैंड जो यूनिक होता है, ठीक है, अपने में दुर्लभ होता है, वहाँ पे आपको वो नेचुरल भी हो सकता है या फिर वो नियर नेचुरल हो सकता है। यहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीसीज आपको मिलना चाहिए, है ना, अभी आएगा, अभी टेंशन नहीं लेना है।
मतलब प्रजाति होगा रेयर इंडेंजर्ड स्पीसीज, दुर्लभ प्रजाति उसमें रहना चाहिए। फिर उसमें ब्रीडिंग होना चाहिए, वहाँ पे जीव जंतु आए अपना माइग्रेट करे, प्रजनन करे, बायोडाइवर्सिटी हो वहाँ पे। बर्ड अगर है, बर्ड अगर उस वेटलैंड में हम अगर बर्ड का देख रहे हैं तो उसको वहाँ पे पानी वाला बर्ड जो वाटर बर्ड्स है, ठीक है, जो पानी पे डिपेंडेंट होता है, मतलब मेनली पानी के अंदर नहीं रहेगा, मतलब पानी पे डिपेंड, जैसे हम बोले कौआ, कौआ वाटर बर्ड नहीं है ना, लेकिन मैं बोलूंगा पेलिकन, ठीक है, या वो मैं बोलूंगा सारस, या बोलूंगा बतख, तो वो सब क्या है, वाटर बर्ड है। तो वाटर बर्ड जो है 20,000 या उससे अधिक होना चाहिए। और कोई भी एक स्पीसीज जो है, कोई भी एक स्पीसीज अगर यहाँ पे बर्ड मिल रहा है, ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में जो भी एक कोई स्पीसीज है उसका 1% से अधिक जो है यहाँ पे मिलना चाहिए। कहने का मतलब है देखो, यहाँ पे 20,000 वाटर बर्ड होना चाहिए, ठीक है, मतलब नंबर में, संख्या में बता रहा है, ठीक है। प्लस यहाँ पे बोल रहा है प्रजाति का, ठीक है, मान लो यहाँ पे बतख मिल रहा है, तो जितने भी विश्व में बतख हैं, ठीक है, उसका 1% से अधिक इसमें यहाँ पे मिलना चाहिए। तो ये हो गया उस बर्ड क्राइटेरिया, तभी वेटलैंड को वेटलैंड बोला जाता है, मतलब पक्षी के हिसाब से अगर देखें तो। ठीक है, मछली का क्राइटेरिया क्या है, क्या इंडिजीनियस मछली, देसी मछली यहाँ पे मिलना चाहिए, लाइफ साइकिल सपोर्ट होना चाहिए, प्रजनन वजन, बाढ़ नियंत्रण में इसका मदद हो, ग्राउंड वाटर रिचार्ज में, पानी को शुद्ध करने में, मछली पालन में, और मनोरंजन में भी इसका यूज होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए इसका जो हमारा होता है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जैसे यहाँ पे लोग पार्टी मतलब इसके जो साइन किए हैं, ठीक है, रामसर कन्वेंशन को लगभग 170 देश के आसपास साइन किए हैं। तो वो 3 साल में दोस्तों एक बार मिलते हैं, वो मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस हो रहा है किसका, पार्टी का, जो इस पे साइन किए हैं। ठीक है, हो गया। और याद रखिए इसका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होता है, जो रामसर कन्वेंशन का, वो 3 साल में एक बार होता है। ठीक है, जैसे 2018 में, आपको याद नहीं रखना, बस ध्यान समझना है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 13 नंबर का हुआ, वो दुबई यूएई में हुआ। फिर आपको 18 से 3 साल जोड़िए, कितना आएगा, 2021। लेकिन 2021 में नहीं हो पाया, ठीक है, क्योंकि आपका कोविड-19 के आसपास था वो, इसलिए 2022 में हुआ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी चाइना में। ठीक है, और वहीं पे वुहान डिक्लेरेशन आया, और ग्लोबल स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क, वैश्विक हमारा रणनीतिक सा ढांचा आया 2025 से लेकर 30 तक वेटलैंड के लिए। ठीक है, तो अब 22 के बाद कब होगा बताइए, 25 में, ठीक है, लेकिन 23 में भी हो गया, क्योंकि बीच वाला गैप था। ठीक है ना, जैसे कि हुआ 18 के बाद सीधे हुआ 22 में, 4 साल का गैप हुआ। 2020 अब देखिएगा, जब भी होगा नेक्स्ट वाला है, 23 में हुआ था, हो सकता है कि 26 में होगा, या जब भी होगा तो आपको उसका थीम ही ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, तो जो इसको साइन किए हैं, जो इस पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, तो उसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये है कि वो अपने देश में वेटलैंड को आइडेंटिफाई करे। रामसर ने क्राइटेरिया ऑलरेडी बता दिया है, रामसर जो है, ठीक है, रामसर कन्वेंशन ऑलरेडी दोस्तों क्राइटेरिया बता दिया है कि किसको जो है रामसर बोलेंगे, है ना, जो है ना, पक्षी होना चाहिए 20,000 या उससे अधिक, 1% स्पीसीज का होना चाहिए, मछली भी ठीक ठाक होना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी, ये सब ये बोला। तो उसी क्राइटेरिया को ध्यान में रख के जो है हर देश जो इस पे साइन किए हैं, वो अपने देश में वेटलैंड को आइडेंटिफाई करेगा, पहचान करेगा उसको, और उसको बोलते हैं, और उसका एक लिस्ट मेंटेन करता है रामसर कन्वेंशन, उसी को रामसर साइट, रामसर लिस्ट बोलते हैं, रामसर साइट उसमें जगह होता है। ठीक है, तो एक बार डिक्लेयर होने के बाद वो जो देश है, उससे एक्सपेक्ट किया जाता है, उससे आशा किया जाता है कि आप उसको मेंटेन अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है मेंटेन करना, लेकिन आप करेंगे क्योंकि आपने इस पे साइन किया है। ठीक है, नहीं तो आपसे फिर आपका लोग मजाक उड़ाएंगे, आपने बोल भी दिया कि ठीक है रामसर डिक्लेयर कर दिए, लेकिन आप इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये सारा चीज़ है। ठीक है, तो मैनेजमेंट प्लान भी जो है वो प्रिपेयर करना, फिर उसको कैसे बचाना है, कैसे उसका यूज करना है, रामसर अथॉरिटी को, तो रामसर अथॉरिटी हर देश में, जो रामसर अथॉरिटी होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं नहीं, मतलब रामसर का जो कन्वेंशन है, उसके अंदर में रामसर अथॉरिटी भी बनाया गया है। ठीक है, तो रामसर अथॉरिटी को हर देश जो है रिपोर्ट करेगा कि मेरे देश में रामसर साइट जो है उसको हम बचा पा रहे हैं, नहीं बचा पा रहे हैं, क्या दिक्कत आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो सारा चीज़। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रामसर कन्वेंशन जो साइन हुआ, उसमें बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो थे उसमें शामिल थे। ठीक है, तो बहुत सारे हैं, टोटल 6 ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा-बड़ा था। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, पक्षी वाला, आईयूसीएन था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, आईडब्ल्यूएमआई था, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, फिर वेटलैंड इंटरनेशनल था, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर था, इंटरनेशनल वाइल्ड फाउल मतलब जंगली जो पक्षी होते हैं वो, एंड वेटलैंड ट्रस्ट ये है। ठीक है, तो ये 6 ऑर्गेनाइजेशन रामसर से जुड़ा हुआ है, पार्टनर है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर है रामसर का। मतलब जब भी रामसर का मीटिंग होता है तो देश तो जाते ही हैं जो मेंबर हैं, ये सारे लोग 6 जो ग्रुपिंग है,
इनके रिप्रेजेंटेटिव, इनके प्रतिनिधि भी जाते हैं। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि देखिए दोस्तों, कोई भी संस्था है जिसके अंत में अगर इंटरनेशनल शब्द जुड़ा हुआ है, अंत में मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ देखिए वेटलैंड इंटरनेशनल, ये देखिए इंटरनेशनल, शुरू में नहीं, शुरू में आप छोड़ दीजिए, हम लास्ट में बता रहे हैं। ये देखिए इंटरनेशनल जुड़ा है, ये इंटरनेशनल जुड़ा है। तो ऐसे संस्था जिसके लास्ट में इंटरनेशनल जुड़ा होता है, वो जनरली एक एनजीओ होता है, मतलब प्राइवेट संस्था होता है, गैर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये होता है। ठीक है, याद रहेगा। तो कोई भी संस्था जिसके अंत में वेटलैंड है, सॉरी इंटरनेशनल है, अंतर्राष्ट्रीय वह जुड़ा हुआ है, तो वो आपका जो होता है, लास्ट में मैं बोल रहा हूँ, शुरू में नहीं। जैसे आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो ये तो आई शुरू में है ना, तो ये आपका एनजीओ नहीं होगा। लेकिन मान लो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल है या बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, लास्ट में इंटरनेशनल है, तो ये एनजीओ होगा, होता है जनरली। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया। तो अगर रामसर कन्वेंशन के बारे में आप देखिएगा तो इसमें देश मेंबर होते हैं। ठीक है, पार्टनर तो है ही है। ठीक है, तो, तो रामसर कन्वेंशन जो है वो सरकारी एक तरह का कन्वेंशन है, इंटर गवर्नमेंट कन्वेंशन है, क्योंकि इसको गवर्नमेंट ने बनाया है। भले इसका पार्टनर एजेंसी लोग, प्राइवेट लोग है, लेकिन इसमें साइन कौन कर रहा है? देश जा कौन रहा है? देश की तरफ से देश जा रहा है ना, कोई प्राइवेट लोग जा तो नहीं रहा है, मानी जी को तो या किसी और को तो नहीं लेके जा रहे हैं। हाँ, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके रिप्रेजेंटेटिव जा ही रहे हैं, लेकिन इसमें साइन कौन किया है? सॉरी, देश, इसलिए ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वहीं देखिए वेटलैंड इंटरनेशनल के बारे में यूपीएससी ने 2014 में क्वेश्चन नहीं पूछा था, मैंने बताया लास्ट में इंटरनेशनल तो एनजीओ होगा, ये एनजीओ है, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सदस्य द्वारा बनाया गया नहीं है, सरकारी संगठन ये नहीं है। इस सब का काम एनजीओ है, तो क्या करेगा? डेटा कलेक्ट करेगा, नॉलेज को शेयर करेगा कि किस तरह से वेटलैंड को बचाना है, अच्छा करना है। रामसर के साथ मिलजुल के काम करता है, लेकिन मेंबर गवर्नमेंट जो होते हैं रामसर में जो लोग साइन किए हैं, उन लोगों ने मिल के नहीं बनाया, क्योंकि उन लोग मिल के बनाएंगे तब तो सरकारी बन जाएगा ना, क्योंकि रामसर में जो साइन किए हैं वो सरकारी लोग हैं, गवर्नमेंट है। तो अगर मिल के बनाएंगे तो वेटलैंड इंटरनेशनल को गवर्नमेंट एजेंसी हो जाएगा, लेकिन ये तो प्राइवेट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रामसर साइट के बारे में कुछ और देख लीजिए। कोई भी कंट्री अगर रामसर को ज्वाइन कर लेता है, रामसर कन्वेंशन को, तो उसको अपने देश में कम से कम एक वेटलैंड को रामसर साइट डिक्लेयर करना पड़ेगा, ये बोला गया। तभी आप रामसर कन्वेंशन में, मान लीजिए कोई देश, मान लीजिए नया देश है, वो साइन कर लिया है, तो उसको अपने देश में एक वेटलैंड को रामसर साइट डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, और उसको अच्छे से उसको बचाना भी पड़ेगा। अगर हम बात करें कि वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट रामसर साइट जो था 1974 में कोबोर पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया में डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, ये चीज़ है। अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा वेटलैंड किसी देश में अगर है तो कौन सा देश है? वो यूके। ठीक है, और अगर एरिया के हिसाब से देखेंगे कि वेटलैंड का अगर एरिया देखेंगे तो किस देश में सबसे ज़्यादा वेटलैंड का एरिया है, तो वो हो जाएगा मैक्सिको। तो एरिया के हिसाब से फर्स्ट है मैक्सिको, और नंबर के हिसाब से है यूके। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई वेटलैंड है उसको आपको हटाना है, ठीक है, रामसर साइट से, या रिस्ट्रिक्ट करना है, तो कैसे कीजिएगा? ठीक है, तो वो तभी कर सकते हैं जब अर्जेंट नेशनल इंटरेस्ट हो। अगर उस देश में बहुत ही अत्यंत राष्ट्र हित शामिल है कि हाँ भाई रामसर को हम के नाम से उसको हटाना है, तभी आप उसका बाउंड्री को घटा सकते हैं। वैसे रामसर का बाउंड्री है रामसर साइट का, तो अब इसको इतना करना है, तो तभी कर सकते हो जब आपको बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट हो। ठीक है, और मान लीजिए आपने इस एरिया को घटाया, ठीक है, या फिर इसको वेटलैंड पूरा खत्म कर दिया, तो सेम आपको वेटलैंड कहीं दूसरा जगह क्रिएट करना पड़ेगा, नेचुरल रिजर्व को क्रिएट करना पड़ेगा, जंगल वंगल उस टाइप का। ठीक है, बट डिलीशन मस्ट बी कंपेंसेटेड बाय क्रिएटिंग एडिशनल नेचुरल रिजर्व ऑफ सिमिलर वैल्यू। तो वेरी ब्यूट, तो बहुत कम जो है डिलीशन अभी तक हुआ है। तो देश अत्यंत राष्ट्र हित में साइट, मतलब रामसर साइट की सीमा को घटा बढ़ा सकता है, लेकिन हटाने की स्थिति में उसको सेम जो है उसी टाइप का आपको कहीं दूसरी जगह रिजर्व बनाना पड़ेगा। और बहुत ऐसा कम देखा गया है कि रामसर के जगह को हट सरकार ने उसके बाउंड्री बाउंड्री को कम किया है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग ट्रांस बाउंड्री साइट। ट्रांस बाउंड्री मतलब होता है दोस्तों जो एक सीमा से दूसरे सीमा में होता है, मतलब दो देश के बीच में होता है, तो उसको हम लोग रामसर ये ट्रांस बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे वेटलैंड है जो हो सकते, जैसे मान लीजिए सुंदरबन है, सुंदरबन एक वेटलैंड है दोस्तों। तो देखिए आपको बांग्लादेश में भी है और हमारे इंडिया में भी है, तो उसको ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड हम लोग बोलते हैं। तो मैनी वेटलैंड एक्सटेंड अक्रॉस नेशनल बाउंड्री, नेबरिंग कंट्रीज कैन जॉइंटली डी, तो जो आस पास दोनों देश हैं, दोनों देश मिल के जो है रामसर साइट उसको डिक्लेयर कर सकता है, दोनों मिल के उसको फिर मैनेज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको है। नेक्स्ट हमारा रामसर से रिलेटेड है, उसको बोलते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड।
ठीक है। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड क्या होता है, एक तरह का समझ लीजिए ऐसे रामसर साइट का ये लिस्ट है, सूची है, जो रामसर साइट को बहुत ही ज़्यादा मतलब खतरे में है। क्यों? क्योंकि उसमें मानव ने बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप किया है, या फिर प्रदूषण के कारण, या फिर वहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के कारण। तो ऐसा रामसर साइट का लिस्ट जो खतरे में है, जो इकोलॉजिकल चेंज को फेस कर रहा है, जो नुकसान हुआ है, जो लग रहा है कि अगर उसको नहीं बचाएंगे तो वो विलुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो वैसे लिस्ट को हम लोग मॉन्टेक्स रिकॉर्ड हम लोग बोलते हैं। ठीक है। तो यह उन रामसर साइटों की सूची है जो पारिस्थितिक गिरावट से मतलब इकोलॉजिकल उसका डाउनफॉल हुआ है, या मानो उसका खतरे में है, मानव के कारण या प्रदूषण के कारण या टेक्नोलॉजी के कारण। ठीक है। इसमें वो साइट आता है जहाँ पे इतना ज़्यादा चेंज हो गया है कि वो या तो हो रहा है चेंज, या फिर हो चुका है, या फिर होने की संभावना है। तो उसको इसलिए हम लोग बचा लेते हैं, उसको मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में। पहले हमारे पास चिलिका जो झील था और सांभर झील, ये दोनों आपका मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल था, चिलिका और सांभर। ठीक है। लोकटक भी था, लेकिन लोकटक को शायद मेरे हिसाब से बाहर कर दिया गया, देख लीजिएगा। ठीक है, कि कौन-कौन सा आपका आपका ये होमवर्क है कि मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में इंडिया का कौन-सा रामसर साइट अभी है? 1 है, 2 है, 3 है, कितना है? और कौन है? बताइएगा ज़रूर और अच्छे से चेक कीजिएगा। ठीक है? तो ये हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, ठीक है, वो आपका रामसर का जो है वो आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं बायोडायवर्सिटी के बारे में। ठीक है, अब देखिए बायो है, बायो का मतलब क्या होता है? जीवन। ठीक है, जीवन सब में होता है, प्लांट है, एनिमल है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सारा इसमें आएगा। और डाइवर्सिटी मतलब विविधता। तो किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया, वो एरिया कोई भी हो सकता है, एक छोटा सा पानी का बूंद भी हो सकता है, या फिर बड़ा सा पूरा पृथ्वी भी हो सकता है। ठीक है। तो जितने भी पृथ्वी पे जितने भी हमारा संसार में जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधा माइक्रो कुछ भी जो रहता है, ठीक है, प्लस जितने में उसमें जेनेटिक वेरिएशन है ना, अनुवांशिक भिन्नता है, सबको मिला के हम लोग बायोडाइवर्सिटी हम लोग बोलते हैं। ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ प्लांट एनिमल माइक्रोबियल स्पीसीज प्लस ऑल जेनेटिक वेरिएशन इन द वर्ल्ड और इन ए हैबिटेट। ठीक है। जैव विविधता का अर्थ है पौधों जानवरों और सूक्ष्म जीवों की विविधता तथा उनके सभी अनुवांशिक भिन्नताएं। सबसे ज़्यादा अगर डाइवर्सिटी कहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? जहाँ पे खूब सारा बारिश होगा, खूब सारा अच्छा सा टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, बारिश होगा, है ना? कहाँ पे होता है दोस्तों? वो ट्रॉपिकल एरिया में होता है। ट्रॉपिकल एरिया में कहाँ पे? इक्वेटर में। इक्वेटर में खूब सारा अच्छा बारिश, ठीक है, और टेम्परेचर भी ठीक-ठाक होता है, सालों भर अच्छा यहाँ पे टेम रहता है माहौल। मतलब पेड़-पौधा के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, पानी पेड़-पौधा तो बिना पानी के नहीं जी पाएगा ना। तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी। उसी तरह से कोरल जो रीफ है दोस्तों, कोरल रीफ जो प्रवाल भित्ति जो होता है ना, वहाँ भी सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होता है। तो अगर हम बात करें कि हमने देखा कि पेड़-पौधा, स्पीशीज़ और सारा चीज़ इसमें जो देखते हैं, तो अगर हम प्रजाति के हिसाब से आकलन देखें कि विश्व में कितने टाइप की प्रजाति हैं, तो टोटल स्पीशीज़ जो पृथ्वी में हैं, वो लगभग है 87 लाख। कितना है? 87 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 8.7 मिलियन में कितना हो गया? 87 लाख। अब इसको हम मोटा-मोटी याद कर लीजिए, 90 लाख। ठीक है, जिसमें से 6.5 मिलियन मतलब 65 लाख या 70 लाख जो है लैंड में है, और ओशियन में आपको देखिएगा 22 22 लाख स्पीसीज है। अब यहाँ पे हम स्पीसीज का बात करें, ठीक है, नंबर नहीं बात कर रहे, समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब 87 लाख तरह के जीव जंतु, मतलब बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे है। समझ में आ रहा है? प्लांट एनिमल और माइक्रोबियल सब मिला के 87 लाख टाइप के स्पीसीज मिलते हैं कहाँ पे? पृथ्वी में, जिसमें से 65 लाख टाइप के लैंड में मिलते हैं और 22 लाख टाइप के ओशियन में मिलते हैं। ठीक है। तो अभी तक हमको इतना एस्टिमेटेड है, आकलन किए हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जिसका हम लोग आकलन अभी तक नहीं किए हैं, पता भी नहीं है होगा नहीं होगा, कहाँ है किधर, कुछ उसको पता नहीं है हमें। तो लगभग अब समझ लिए लैंड में जितना भी स्पीसीज है उसका 86%, और समुद्र में लगभग 91% जितने भी स्पीसीज हैं उसका 91%, और अभी भी डिस्कवर्ड नहीं है, अभी भी खोजा जाना बाकी है। जिसको खोजे हैं बस इतना ही अभी खोजे हैं, 87 लाख अभी और वो भी कितना, पूरे वो लैंड का मात्र 14% है। समझ में आ रहा है? 86% तो लैंड में अभी खोजा भी नहीं जा चुका है, 91% स्पीसीज अभी खोजा भी नहीं जा चुका है। याद रहेगा। और ज़्यादा आपको अनडिस्कवर्ड स्पीशीज़ आपको ट्रॉपिकल एरिया में दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे घना जंगल बहुत ज़्यादा होता है ना? छोटे-मोटे कीड़े-मकोड़े भी और प्लस बहुत सारा जीव-जंतु यहाँ पे साँप, बिच्छा, नद ये सब मिलता है। तो अभी डिस्कवर्ड नहीं है कहाँ पे? ट्रॉपिकल एरिया में। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रजाति होगा वहीं तो सबसे ज़्यादा हम लोग डिस्कवर भी नहीं कर पाएँगे ना। यहाँ पे कम होगा तो उसको डिस्कवर करना आसान है। जैसे मान लीजिए एक बॉक्स है, इसमें सब चीज़ है, ठीक है? मान लो हम एक छोटा एक बहुत बड़ा बॉक्स है, इसमें हम इसमें बायोडायवर्सिटी कम है मान लो, ठीक है? मतलब कम है। और एक बॉक्स है, ठीक है? यहाँ पे खूब बायोडायवर्सिटी। अब हमको ये बताइए कोई चीज़ अगर हम यहाँ पे ड्रॉप कर दें छोटा-सा, ठीक है?
तो इसमें आप अच्छे से खोज लीजिएगा या इसमें, किसमें खोज लीजिएगा? इसमें खोज लीजिएगा क्योंकि इसमें संख्या कम है, आपको आसानी से ऊपर से ही दिख जाएगा या ढूंढ के थोड़ा हटाएंगे दिख जाएगा, लेकिन इसमें नहीं देख पाइएगा क्योंकि इसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत ऑलरेडी ज़्यादा है। इसमें जो छुपा हुआ चीज़ उसको आप नहीं ढूंढ पाएंगे, मुश्किल होगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो अनडिस्कवर्ड स्पीसीज है वो कहाँ पे आपका ट्रॉपिकल एरिया में है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो डिस्कवर नहीं है। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी भी यहीं पे है। ठीक है, तो जितना स्पीसी हमने डिस्कवर किया वो कितना 87 मिलियन 87 लाख, जिसमें से लैंड में कितना है 65 बिलियन और ओशियन में कितना है 2.2 मिलियन, 6.5 मिलियन और 2.2 मिलियन। ठीक है, और सबका नाम कितने कर पाए हैं? तो साइंटिफिकली नाम हम लोग मात्र जो है 1.2 मिलियन स्पीसीज का किए हैं, मतलब हम लोगों ने ढूंढ तो लिया 8.7 मिलियन, लेकिन जब नाम रखने का बात हुआ, साइंटिफिक नेम रखने का, तो हम लोग जो है मात्र 1.2 मिलियन का ही रख पाए हैं। ठीक है, और जितने भी स्पीसीज को हमने रिकॉर्ड किया है उसमें से 70% स्पीसीज जो है वो एनिमल है। क्या है? एनिमल है। और प्लांट में भी अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा क्या है, प्लांट में बहुत सारा आता है, जैसे अलगी है, फंगस है, ठीक है, ब्रायोफाटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है। तो उसमें एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म मतलब जो अपना फूल देता है, फूल उस फूल वूल जिसमें होता है, ठीक है, तो उसको एंजियोस्पर्म बोलते हैं। तो एंजियोस्पर्म जो है प्लांट में सबसे ज़्यादा एंजियोस्पर्म आपको मिलेगा। ठीक है, क्लियर। और पूरा प्लांट और एनिमल में सबसे ज़्यादा क्या है? एनिमल। और प्लांट में सबसे ज़्यादा क्या है? एंजियोस्पर्म। ठीक है, अगर पूरा ओवरऑल अगर बात करेंगे कि प्लांट में, एनिमल में और सारों को मिला के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा है क्या है? इंसेक्ट है। ठीक है, तो पूरे विश्व में 70% इंसेक्ट हो गया। अगर फिर प्लांट, क्योंकि एनिमल में ही आएगा ना इंसेक्ट आपका, ठीक है, इंसेक्ट किस में आएगा? एनिमल। ठीक, तो 70% एनिमल है, और एनिमल में ही सबसे ज़्यादा क्या है? इंसेक्ट है। ठीक है, और प्लांट में सबसे ज़्यादा क्या है? एंजियोस्पर्म है। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अब हम लोग दो टर्म को पढ़ लेते हैं, एक है स्पीसीज रिचनेस और एक है स्पीसीज इवेंटनेस। स्पीसीज रिचनेस दोस्तों, मान लो किसी भी एरिया का स्पीसीज रिचनेस देखना चाहते हैं, ठीक है, स्पीसीज रिचनेस, तो स्पीसीज रिचनेस हम ये देखेंगे कि उसमें कितने तरह के प्लांट और एनिमल, ठीक है, कितने टाइप के वहाँ पे स्पीसीज मिल रहा है। जैसे मान लो कोई यहाँ एरिया है, यहाँ पे शेर मिल रहा है, हाथी मिल रहा है, बाघ मिल रहा है, चीता मिल रहा है, शेर हाथी बाघ चीता, शेर हाथी बाघ चीता, तो यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस कितना आएगा? 4, क्योंकि 4 तरह के यहाँ पे स्पीसीज हमको मिल रहा है। स्पीसीज इवेंटनेस बताता है कि वो कितने अबंडेंट है। जैसे मान लीजिए दो एरिया है, एक एरिया का नाम ए है, यहाँ पे बी है, इसमें आपको 4 लायन है, 2 बाघ है, 3 हाथी है और 4 सांप है, स्नेक है। ठीक है, इस एरिया में 1 शेर है, 10 हाथी है, 20 लायन है और 100 बाघ है, इस तरह से। ठीक है, या फिर आप हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल कर लेते हैं नंबर ऑफ स्पीसीज को, है ना, राइट। इसमें है 1 शेर, 1 हाथी, 1 लायन और 2 बाघ। ठीक है, राइट। अब हम आपसे पूछें, ये बताओ, या इसको ऐसे कर लेते हैं, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक ए है, ठीक है, एक बी है। ठीक है, यहाँ पे लायन जो है वो 10 है, बाघ जो है 10 है, डियर जो है वो 10 है। यहाँ पे लायन है 1, बाघ है 5, ठीक है, और डियर है 24। ठीक है, अब देखिए दोनों में नंबर ऑफ स्पीसीज देखिएगा तो 30 है, 30 नंबर ऑफ टोटल जानवर देखिएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बोले कि किसमें ज़्यादा इवेंटनेस है, मतलब वितरण किसमें ज़्यादा अच्छे से हुआ है, तो देखो इसमें 1 लायन, 5 बाघ, 24 डियर, इसमें जो इवेंटनेस है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है, समान वितरण नहीं है, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लगभग समान है, राइट। तो हम बोलेंगे कि ए जो है वो ज़्यादा इवेन है एज कम्पेयर टू बी। तो स्पीसीज रिचनेस जो है वो दोनों में बराबर है, लेकिन इवेननेस किस में बराबर है? अधिक है इसमें, ये ज़्यादा इवेन है, ज़्यादा वितरण इसमें अच्छा है। क्लियर हो गया। तो स्पीसीज रिचनेस बताता है कि कितना स्पीसीज वहाँ, कितने टाइप के स्पीसीज वहाँ मिलते हैं, और स्पीसीज इवेननेस ये बताता है कि जो स्पीसीज वहाँ पे मिल रहा है वो कितना अबंडेंट है, उसका संख्या का कैसा संतुलन है। हो गया। अगर ज़्यादा इवेननेस होगा मतलब वितरण अच्छा है, कम इवेननेस होगा मतलब वितरण जो है वो अच्छा नहीं है। अब देखते हैं हम लोग 3 टर्म के बारे में, अल्फा बीटा गामा बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। जैसे एक हमारा इकोसिस्टम है ए नाम का, यहाँ पे डियर है 2, लायन है 3 और जो स्नेक है, स्नेक जो है वो है 4। ठीक है, तो अगर हम वो इसमें, ठीक है, और एक और इकोसिस्टम है बी, इसमें है डियर है 2, लायन है 3
और स्नेक है 4। नहीं, इसमें डियर है 1, लायन है 4 और स्नेक है 5। मतलब एग्जांपल समझ लीजिए, नंबर आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम सिर्फ इस एक इकोसिस्टम का डाइवर्सिटी देखेंगे तो आपको दिखेगा इसमें डियर, लायन और शेर है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे अल्फा बायोडाइवर्सिटी। तो अल्फा बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, जो एक कोई पार्टिकुलर एरिया में जितने भी जीव जंतु रहते हैं बस उसका देखा जाता है। तो डाइवर्सिटी विद इन ए पार्टिकुलर एरिया और स्पीसीज रिचनेस, ठीक है, रिचनेस देखते हैं। हो गया। बीटा डाइवर्सिटी क्या होता है, जब दो इकोसिस्टम को हम कंपेयर करते हैं तो इसमें अगर मान लीजिए एक और होता, इसमें एक होता चूहा, रैट रैट होता, तो हम बोलेंगे कि देखो 3 तो इसमें सेम है और एक रैट इसमें अलग से आ गया, जब दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो जब हम दो इकोसिस्टम के बीच में डाइवर्सिटी की देखते हैं कि कितना चेंज हुआ है, इसमें तो 3-3 सेम हो गया, बस एक चूहा अलग था, रैट, तो उसको बीटा डाइवर्सिटी बोलेंगे। कितना आएगा नंबर वो सब काम का नहीं है, ठीक है। एक होता है गामा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी मतलब इस एरिया में जितने भी इकोसिस्टम है सबका जब बायोडाइवर्सिटी देखेंगे तो उसको हम लोग बोल देंगे गामा बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो अल्फा डाइवर्सिटी क्या होता है, एक इकोसिस्टम है, बीटा 2 में, और गामा टोटल जितना भी उस एरिया में जितने भी इकोसिस्टम है उसका, ठीक है। अब देखते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक मतलब जीन में डाइवर्सिटी, जीन में डाइवर्सिटी है। जैसे कि देखा, अगर हम लोग बोला जाता है कि हम लोग जो चिंपैंजी होता है बहुत ही समझदार होता है, तो चिंपैंजी और ह्यूमन में अगर आप जीन देखिएगा तो ज़्यादा अंतर नहीं दिखेगा। लगभग जी ह्यूमन में, मानव में और चिंपैंजी का जीन 98.4% अधिक होता है, इसलिए देखिए मतलब बराबर होता है। इसलिए चिंपैंजी बहुत ही बुद्धिमान होता है, आदमी जैसा आप देखे होंगे, लेकिन वो ह्यूमन तो नहीं है। तो जीन का कितना डिफरेंस है, मतलब 1.6% जीन जो होता है वो ह्यूमन और चिंपैंजी में अलग अलग है, बाकी जीन सेम है। इसको हम लोग बोलेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो जीन के लेवल पे डाइवर्सिटी देखा जाता है, ठीक है। ठीक है, ह्यूमन का भी डाइवर्सिटी अलग अलग है जीन का। जैसे आप चाइना के लोगों का देखेंगे जीन अलग होगा, अफ्रीका का, इंडिया का, यूरोप का, तो उस पे लेवल पे भी डाइवर्सिटी है। फिर स्पीसी डाइवर्सिटी हो गया, अलग अलग टाइप का डाइवर्सिटी। तो स्पीसी डाइवर्सिटी में हम लोग दोनों देखते हैं, स्पीसीज का रिचनेस भी देखते हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज, और इवेननेस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज, दोनों देखते हैं। अगर स्पीसी डाइवर्सिटी 1 आता है इसका मतलब वहाँ पे एक ही स्पीसीज है। अगर स्पीसी डाइवर्सिटी बराबर 1 आ गया मतलब वहाँ पे एक ही स्पीसीज मिल रहा है, ठीक है। आपको पता है कि जैसे-जैसे इक्वेटर से हम इधर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, और रेनफॉल कम हो जाता है। तो डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा आपको इक्वेटर पे दिखेगा, फिर आपको ट्रॉपिकल एरिया, फिर सब ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट, फिर पोलर एरिया और फिर नॉर्थ पोल एरिया में दिखेगा। डाइवर्सिटी आपका घट रहा है, ठीक है, जैसे-जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो, ठीक है। हाँ, अगर बीच में कहीं कोरल आ गया, है ना, या फिर बीच में कहीं मैंग्रोव आ गया, एस्चुरी आ गया, तो वो तो इकोटोन हो गया ना दोस्तों। तो उसमें जो है आपको डाइवर्सिटी ज़्यादा रहेगा ही रहेगा। लेकिन नॉर्मल हम आपको ट्रेंड बता रहे हैं कि जैसे-जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएँगे तो डाइवर्सिटी जो होगा वो घटता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब जो इकोलॉजी के लेवल पे डाइवर्सिटी दिखता है। जैसे इंडिया में पता है आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, अल्पाइन मीडो, कोरल रीफ। तो वहाँ पे अलग-अलग टाइप के प्लांट एनिमल मिलता है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ये सब मिलता है। तो वो हो गया इकोलॉजी के लेवल पे डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब टाइप्स ऑफ, किसी भी एरिया में कितने टाइप के हैबिटेट आपको मिल रहा है, डेजर्ट, फॉरेस्ट, ये सब। जैसे इंडिया की बात करेंगे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो इंडिया में डेजर्ट भी है, ग्रासलैंड भी है ना, पेड़-पौधा भी है, कोरल रीफ भी है, ठीक है, मैंग्रोव भी है, एस्चुरी भी है, सब में देखिएगा प्लांट एनिमल अलग-अलग भी मिलेगा, सेम भी मिलेगा, तो वो डाइवर्सिटी को बताता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एंडेमिज्म के बारे में। एंडेमिज्म को बोलते हैं हिंदी में दोस्तों स्थानिकता। क्या बोलते हैं? स्थानिकता। तो कोई भी आपको पता है बहुत सारे जीव-जंतु होता है जो उसी एरिया में मिलता है और या उसी क्षेत्र में मिलता है और कहीं में नहीं मिलेगा। जैसे हम बात करेंगे कि नीलगिरी तार, नीलगिरी तार एक बकरी है जो नीलगिरी के में ही मिलता है। अगर हम बात करेंगे रेड पांडा, तो रेड पांडा नॉर्थ ईस्ट में ही सिक्किम के आसपास मिलेगा। अगर हम बात करेंगे कि मस्क डियर, तो मस्क डियर आपको ठंडे एरिया में मिलता है ना? अगर हम बात करेंगे आपका पिग्मी हॉग, तो पिग्मी हॉग जो है एक सूअर होता है छोटा-सा, वो सबसे छोटा सूअर, वो आपको असम में ही मिलेगा, ठीक है? तो ऐसा जीव-जंतु जो किसी, या पेड़-पौधा कोई भी हो सकता है, जो किसी पार्टिकुलर एरिया में मिलेगा और दूसरी जगह नहीं मिलेगा, तो उसको एंडेमिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडेमिज्म। तो स्पीशीज़ यूनिक टू ए पार्टिकुलर एरिया, कोई नॉट फाउंड एनीवेयर, कहीं और नहीं मिलता है। एंडेमिक हो सकता है किसी क्षेत्र में, किसी स्टेट में या कोई कंट्री में। जैसे एशियाटिक लायन जो है वो सिर्फ़ इंडिया में ही मिलता है और वो भी गिर में, और कहीं नहीं मिलता है। ठीक है? अब हम देखते हैं स्पीशीज़ का अलग-अलग टाइप। तो एक होता है कीस्टोन स्पीशीज़। कीस्टोन स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होता है दोस्तों, अगर
उस स्पीसीज वो स्पीसीज अगर मर जाएगा या फिर वो स्पीसीज विलुप्त हो जाएगा तो पूरे इकोसिस्टम पे बहुत ही भयंकर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे स्पीसीज को की स्टोन स्पीसीज नाम से ही पता, की मतलब मुख्य स्पीसीज। तो एक ही स्टोन स्पीसीज वो स्पीसीज है, अगर वो ज़्यादा संख्या में बढ़ भी जाएगा या घट भी जाएगा या कम भी हो जाएगा तो पूरे इकोसिस्टम में बहुत ही इम्पैक्ट पड़ेगा बाकी लोगों पे, है ना। अगर लॉस हो जाएगा तो पूरा इकोसिस्टम डिग्रेड होगा, नष्ट हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए बाघ है, बाघ अगर विलुप्त हो जाएगा या कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा वहाँ से, जंगल में बाघ मान लो नहीं रहेगा किसी जंगल में, तो क्या होगा? मांसाहारी जानवर नहीं रहेगा तो क्या होगा बताइए? शाकाहारी की संख्या बढ़ जाएगा, शाकाहारी की संख्या बढ़ जाएगा हर्बीवोर का, तो घास वास खा के वो पूरा चट कर जाएगा। ठीक है, तो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, खुद फिर बकरी वकरी भी थोड़ी देर बाद जो है वो आपका मर जाएगा। तो उसको की स्टोन स्पीसीज हम लोग बोलते हैं। मेनली उसमें टॉप लेवल का जो प्रेडेटर होता है शिकारी, ठीक है, क्रोकोडाइल वुल्फ, वो इसमें आते हैं। तो की स्टोन स्पीसीज वह प्रजाति है जिसकी उपस्थिति बढ़ने या घटने के से कम एक अन्य प्रजाति में बड़ा परिवर्तन होता है। यदि की स्टोन स्पीसीज नष्ट हो जाए तो पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाता है। ये प्रजातियां इकोसिस्टम में जो है कई अन्य प्रजातियों की उपस्थिति को निर्धारित करती है ना। सिंपल। इसमें आते हैं टॉप लेवल प्रेडेटर शिकारी, बाघ, भेड़िया, मगरमच्छ और हाथी। हाथी हाथी भी जो है की स्टोन स्पीसीज है कि नहीं? समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो हाथी अगर नहीं रहेगा, आप समझिए, ठीक है, आप समझिए हाथी अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा दोस्तों? बहुत सारे जीव जंतु जो है हाथी पे डिपेंडेंट नहीं है। हाथी जंगल को साफ करता है तो घास वास के लिए एरिया बन जाता है, तो घास ग्रोथ होगा। ठीक है, और हाथी जो होता है पानी पानी को भी स्टोर करता है ना। हाथी का अपना बहुत रोल है, हाथी का जो गोबर होता है वो खाद का काम करता है। ठीक है, वहाँ पे पेड़ पौधा उगेंगे, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इस तरह से हाथी भी तो ग्रो करता है ना। फिर है क्या? इंडिकेटर स्पीड, नाम से पता चला इंडिकेटर, जैसे आपको जाना होता है कहीं पे तो आपको लिखा होता है कि यहाँ पे देखो ये, अगर आपको दिल्ली जाना है तो लेफ्ट की तरफ चले जाइए। ठीक है, अगर आपको अमृतसर जाना है तो सीधे चले जाइए। ठीक है, या फिर आपको राजस्थान जाना है तो वेस्ट की तरफ जाइए, इस तरह से होता है। तो उसको वो इंडिकेटर होता है। उसी तरह से कोई भी इकोसिस्टम में अगर हमको जानना है कि वहाँ वो कितना हेल्दी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि वहाँ पे अगर हम देख लें ये चीज़, वहाँ पे जो स्पीसीज आपको मिल रहा है, ठीक है, जो स्पीसीज आपको मिल रहा है, ठीक है, अगर उसका संख्या घट रहा है या बढ़ रहा है तो वो पूरे इकोसिस्टम के बारे में बता देता है। जैसे इकोसिस्टम में एक होता है लाइकन, लाइकेन। तो अगर दोस्तों किसी कहीं पे अगर सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन, सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो लाइकन खतरा में हो जाता है और लाइकन वहाँ पे विलुप्त हो जाएगा। अगर कोई तालाब है, तालाब में अगर मेढक वेढक है तो आप समझिए कि वहाँ पे छोटा मछली भी होगा और उसको खाता होगा मेढक। कोई तालाब में अगर मेढक वेढक आपको नहीं दिखेगा, इसका मतलब समझ लीजिए कि वहाँ पे इकोसिस्टम अच्छा नहीं है। तो ऐसा जीव जंतु जो किसी एरिया में अगर रह रहा है, वो पेड़ पौधा भी हो सकता है, किसी एरिया में रह रहा है और वहाँ के वो इकोसिस्टम का हेल्थ को, स्वास्थ्य को बता देता है कि इकोसिस्टम वहाँ पे अच्छा है या खराब है, पोल्यूटेड है कि नहीं है। तो उससे वैसे स्पीसीज को इंडिकेटर स्पीसीज हम लोग बोलते हैं। इंडिकेटर स्पीसीज का जो प्रेजेंस होता है या एब्सेंस होता है या अबंडेंस, ये बताता है कि वहाँ पे एनवायरनमेंट कंडीशन कैसा है। वो अर्ली वार्निंग सिस्टम, पूर्व सूचना जो है हमारा खतरा के बारे में आपको इंगित कर देता है। अगर मान लो कहीं मेढक का संख्या घट रहा है तो आपको सोचना है कि भाई वहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ रहा हो इसलिए मेढक वहाँ पे नहीं है, तो आप तुरंत अलर्ट हो जाइए और उसको साफ कीजिए। ठीक है, इसलिए इसको सेंटिनल स्पीसीज भी बोलते हैं, जिसमें मेढक आता है, लाइकन आता है और सालमन मछली आता है। ठीक है, फिर एंडेमिक स्पीसीज के बारे में ऑलरेडी हम देख चुके हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं, वेस्टर्न घाट में लायन टेल मकाक, एक बंदर होता है जिसका पूंछ होता है बाघ के जैसा, वो आपको पश्चिमी घाट पे ही मिलेगा। नीलगिरी तार, ये भी पश्चिमी घाट पे मिलता है। ईस्टर्न हिमालय में आपको रेड पांडा मिलता है। ईस्टर्न घाट जो है पूर्वी घाट में आपको फ्लाइंग स्क्विरल, नामदफा स्क्विरल नहीं है, नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल वही वो अलग है, वो नामदफा नेशनल नेशनल पार्क में मिलता है, वो भी सिर्फ वहीं पे मिलता है। लेकिन फ्लाइंग स्क्विरल का हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, उड़ता हुआ गिलहरी, वो आपको पूर्वी घाट में मिलता है। सीवेट एक बंदर, ये बिल्ली के जैसा होता है, ये भी आपको ईस्टर्न घाट में ही मिलता है। ठीक है, फिर है इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, देखो आइए सही है। इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, IAS, आप क्या बनना चाहते हैं? IAS, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, है ना। तो इन्वेसिव एलियन स्पीसीज वो स्पीसीज होता है जो इन्वेसिव है, मतलब किसी एरिया में आ रहा है और इन्वेड कर रहा है, मतलब उसको नुकसान पहुंचा रहा है। और एलियन है, एलियन मतलब वहाँ पे वो नहीं मिलता है, वो कहीं दूसरी जगह मिलता है, ऐसा नहीं है। जैसे मान ली यहाँ पे कोई, हम यहाँ पे बात करें यहाँ पे कौन एलियन स्पीसीज है, तो हम ये देखेंगे कि इस इकोसिस्टम में नेचुरल रूप से, देसी रूप से कौन मिलता था और कौन नहीं मिलता था। जैन जो नहीं मिलता था बाहर से आया, बाहर से आया मतलब ये नहीं कि विदेश से आया, कहीं से भी आ सकता है। जैसे कि मान लीजिए हम बात कर रहे हैं आपका गिर नेशनल पार्क का,
तो गिर नेशनल पार्क में कोई नेचुरली यहीं पे मिलता होगा और कोई हो सकता है कि कहीं बाहर से लाया गया हो, ठीक है, या फिर अपने आ गया हो, है ना, उड़ के या कैसे भी करके, नदी के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, किसी के द्वारा भी। तो उसको, तो चूँकि ये यहाँ का नहीं था, बाहर से आया, ठीक है, तो उसको एलियन बोला गया। एलियन का मतलब ये नहीं होता कि दूसरे देश से आना, एलियन का मतलब दूसरे जगह से आना जो वहाँ पे नहीं मिलता था, ठीक है? तो एलियन है वो। तो क्या जितने भी एलियन स्पीशीज़ है सब नुकसान होता है? नहीं। ऐसा एलियन स्पीशीज़ जो उस एरिया में रहने वाले जीव-जंतु को नुकसान पहुँचा देगा। इतना तेज़ी से वो ग्रो करेगा कि बाकी के लिए खतरा है, ठीक है? या इतना तेज़ी से शिकार करेगा कि बाकी के लिए खतरा है। तो वैसे एलियन स्पीशीज़ जो बाहर से आए हैं और खतरा है उस इकोसिस्टम के लिए, उसको हम लोग इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़ हम लोग बोलते हैं। वो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और लोकल इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। जो लोकल स्पीशीज़ है उसको खत्म कर देता है, हैबिटेट को खत्म कर देता है, वहाँ का बायोडायवर्सिटी को खत्म कर देगा, क्योंकि बाकी लोग को मार देगा। तो जीव-जंतु वहाँ पे कम बचेंगे संख्या में और उसका प्रजाति का टाइप में भी। एग्ज़ाम्पल कुछ जो इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़ है उसका नाम आप याद रखेंगे, लैंटेना है, फॉल आर्मी वॉर्म है, यूकेलिप्टस जो बड़ा-बड़ा यूकेलिप्टस भी इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़ है। आप देखिएगा जहाँ पे यूकेलिप्टस होगा, वहाँ पे आपको पेड़-पौधा अगल-बगल नहीं मिलेगा, क्योंकि यूकेलिप्टस का प्लांट बहुत लंबा होता है और ये पूरा पानी यहाँ का सोख लेता है। तो अगल-बगल यहाँ पे जो भी पेड़-पौधे रहेंगे वो या तो छोटे रहेंगे या मुरझा के खत्म हो जाएगा, ठीक है? उसी तरह से प्रोसोपिस जूलीफोरा ये भी आपका इन्वेसिव एलियन स्पीशीज, यूपीएससी ने इससे क्वेश्चन भी पूछा था कि प्रोसोपिस जूलीफोरा न्यूज में है था, वो क्या था? तो वो क्या है? इन्वेसिव एलियन स्पीशीज आईएस है, ठीक है। कॉमन वाटर हाइंथ, ये भी जो हम लोग बोलते हैं ना जलकुंभी, जो आप देखे होंगे कि पूरा नीला कर देता है, और वो सब भी आपका इन्वेसिव एलियन स्पीशीज है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों फ्लैगशिप स्पीशीज। फ्लैगशिप स्पीशीज, फ्लैग मतलब क्या होता है? झंडा। तो ऐसा स्पीशीज, ठीक है, जिसको हम लोग इसलिए चुन लेते हैं क्योंकि वहाँ के लोगों, वहाँ पे हम ध्यान जो है लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं और टूरिज्म ये सब को प्रमोट करना चाहते हैं, खासकर संरक्षण के लिए। तो ऐसा स्पीशीज अगर हम उसको चुन रहे हैं तो इन्वायरमेंट के कारण चुन रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग मान लीजिए अभी इंडियन टाइगर कहीं चुनते हैं, हम लोग बोलते हैं कहीं जाते हैं देखने, अरे वहाँ बाघ मिलता है, बाघ मिलता है। तो बाघ के प्रति हम लोग को, लोगों को जागरूकता होता है और हम लोग उसको संरक्षण करने के लिए प्रेरित होते हैं, हम लोग के, ठीक है, मोटिवेट होते हैं। तो ऐसा स्पीशीज जिसको चुना जा रहा है इसलिए क्योंकि वो खतरे में है, या फिर हमको उसको संरक्षण करना है, या टूरिज्म को जनरेट करना है, ठीक है, तो उसको हम लोग फ्लैगशिप का स्पीशीज होते हैं। जाहिर सा बात है ऐसा स्पीशीज हम चुनेंगे जो बड़ा साइज का हो, है ना, या फिर जो मतलब एक रहे बोल्ड टाइप का, उसी को नहीं। सब चूहा को चुनेंगे क्या? फ्लैगशिप स्पीशीज नहीं। जो बड़े बड़े जानवर को जनरली फ्लैगशिप स्पीशीज चुना जाता है, जो लोगों को अपील करे, लोगों को मतलब बोले कि भाई आप ये देखिए, वो सुंदर हो देखने में, ठीक है, या फिर वो कमज़ोर हो इस सेंस में कि संरक्षण करना ज़रूरी है, नहीं तो भाई विलुप्त हो जाएगा, इस तरह से। जैसे इंडियन टाइगर है, अफ्रीकन एलिफेंट या जायंट पांडा या कंगारू। तो पहले हम जो देखें इंडिकेटर स्पीशीज, या उसके पहले जो हमने देखा कीस्टोन स्पीशीज, उसको हम लोगों ने इसलिए चुना, वो इस स्पीशीज वो इसलिए कीस्टोन या इंडिकेटर है क्योंकि उसका एनवायरनमेंट में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। लेकिन जो फ्लैगशिप स्पीशीज को, उसको हम लोग चुनते हैं जिसको हम बचाना चाहते हैं। रोल के अनुसार इसको चुनने नहीं है, चुन भी सकते हैं, लेकिन फ्लैगशिप स्पीशीज को जनरली इसलिए चुना जाता है ताकि लोग उसके प्रति अट्रैक्ट हो, लोग वहाँ पे घूमने आए और संरक्षण के प्रति लोग, कंजर्वेशन के प्रति लोग जागरूक हों, ठीक है? तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है अम्ब्रेला स्पीशीज। अम्ब्रेला मतलब इस तरह का अम्ब्रेला होता है, आप देखिए, हमको तो डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, इस तरह से अम्ब्रेला होता है, ठीक है। ये तो अम्ब्रेला में क्या होगा, एक व्यक्ति तो रहेगा और भी लोगों को वो बारिश से, धूप से बचा सकता है। तो अम्ब्रेला स्पीशीज वो स्पीशीज होता है जो पूरे इकोसिस्टम को, ठीक है, के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंजर्वेशन के लिए। तो ऐसा स्पीशीज जिसको इसलिए चुना जा रहा है, इसको चुना जा रहा है क्योंकि हम पूरे इकोसिस्टम को बचाना चाहते हैं, ना कि सिर्फ उस जानवर को, ठीक है। देखो, अगर हम फ्लैगशिप स्पीशीज चुन रहे हैं किसी को, तो हम लोग सिर्फ बाघ को बचाने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी को अम्ब्रेला स्पीशीज चुन रहे हैं, तो हम सिर्फ इसलिए उसको चुन रहे हैं क्योंकि उससे पे बहुत प्रजाति जो है डिपेंडेंट, हम पूरे इकोसिस्टम को बचाना चाहते हैं जहाँ पे वो जानवर मिल रहा है, जहाँ पे, जैसे, ठीक है। और ये नेशनल पार्क और वाइल्ड सेंचुरी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे बाघ है, जायंट पांडा, तो हो सकता है कि बाघ इसमें भी है, बाघ इसमें भी है, बस आपको समझना है कि अम्ब्रेला स्पीसी वो स्पीसी होते हैं जिसपे बहुत सारे जीव जंतु डिपेंडेंट होते हैं और हम पूरे इकोसिस्टम को बचाना चाहते हैं। तो अम्ब्रेला स्पीसीज कीस्टोन भी हो सकता है, अम्ब्रेला स्पीसीज जो है आपका इंडिकेटर स्पीसीज भी हो सकता है, अम्ब्रेला स्पीसीज जो है आपका फ्लैगशिप स्पीसीज भी हो सकता है, ठीक है।
क्लियर हो गया। फिर एक है फाउंडेशनल स्पीसीज। फाउंडेशनल स्पीसीज नाम से पता चल रहा है जो किसी चीज़ को आधारभूत प्रजाति बोलते हैं इसको, जो किसी चीज़ को आधारभूत बनाता है। अगर ये नहीं होगा तो इकोसिस्टम आगे बढ़ेगा ही नहीं। अगर मान लीजिए किसी इकोसिस्टम में प्लांट ही नहीं हो, ठीक है, मतलब प्रोड्यूसर ही नहीं हो, तो क्या इकोसिस्टम आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो एक फाउंडेशनल स्पीसीज वो स्पीसीज होते हैं जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, ठीक है। जैसे केल्प फॉरेस्ट में केल्प हुआ, कोरल रीफ में कोरल हुआ, ठीक है, ग्रास में ग्रास हुआ, फॉरेस्ट में फॉरेस्ट हुआ, तो इस तरह से तो पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन करता है स्ट्रक्चर को, और ये बिल्डिंग बनाता है बाकी के लिए। क्योंकि जो हमारा ऑटोट्रॉफ स्वयं पोषी होगा उसको कंज्यूमर खाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, इस तरह से इकोसिस्टम हमारा आगे बढ़ेगा। कीस्टोन स्पीसीज के बारे में ऑलरेडी हमने आपको बता दिया, देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग, बायो प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है दोस्तों। देखो, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है खोजना। क्या होता है प्रोस्पेक्टिंग का मतलब? खोजना, अन्वेषण करना। अब बायो का मतलब क्या होगा? प्लांट, एनिमल, माइक्रो जिसमें जीवन होता है उसका खोजना, उसका क्या क्या यूज है वो देखना, सिंपल। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग रिफर्स टू द एक्सप्लोरिंग बायोडाइवर्सिटी फॉर कमर्शियली यूजफुल जेनेटिक रिसोर्स एंड बायोकेमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है। इसका अर्थ है जैव विविधता की खोज करना ताकि व्यावसायिक रूप से उपयोगी अनुवांशिक संसाधन और जैव रसायनों से प्राप्त कर पाएं, जिससे उसे क्या दवा बनेगा, क्या उससे एंजाइम्स निकलेगा, क्या केमिकल, उसी को बायो प्रोस्पेक्टिंग हम लोग बोलते हैं। एक होता है उस, ठीक है, बायो पायरेसी। पायरेसी का मतलब होता है चोरी करना, और बायो मतलब लिविंग प्लांट। तो जो भी आपका इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कि मान लो हल्दी खाने से आपका खांसी ठीक होता है या बॉडी में ताकत आता है, ठीक है, जो ऑलरेडी ट्रेडिशनली हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन उसी को यूज करके कोई अगर पैसा कमाने लगे, ठीक है, और ये दिखाने लगे कि वो उसका खुद का नॉलेज है, तो उसको हम लोग बायो पायरेसी बोलते हैं। तो बायो पायरेसी ऑकर्स व्हेन जेनेटिक रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी रिच डेवलपिंग कंट्री आर टेकन विदाउट परमिशन, ठीक है। तो यह वह प्रक्रिया है जिसमें अनुवांशिक संसाधन और पारंपरिक ज्ञान को जैव विविधता से समृद्ध शक्तिशाली देशों से बिना अनुमति के लिया जाता है। स्टोर्ड नॉलेज यूज्ड फॉर पेटेंट, और उसी को वो फिर पेटेंट कर लेते हैं, प्रोडक्ट यूज बना लेते हैं और कमर्शियल उसका गेन करते हैं। लेकिन जिससे वो ये नॉलेज ले रहे हैं इंडिजीनियस लोगों को, उसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग के ठीक उल्टा होता है। बायो प्रोस्पेक्टिंग हम देख रहे हैं कि क्या क्या उसका यूज है, ठीक है, और जो भी बेनिफिट होगा हम उस एरिया के दो लोग को देंगे। लेकिन बायो पायरेसी में हम उनका इन्फॉर्मेशन यूज कर लिए, उनका बुक पढ़ के या उससे जान के, और उसका बेनिफिट जो है उनको ट्राइबल लोगों को या इंडिजीनियस लोगों को नहीं दी। तो इंडिया का जो जेनेटिक रिसोर्स आपको पता है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, वो बहुत पुराना है। प्राचीन समय से हम लोग नीम का, हल्दी का, बासमती चावल, ये सब के बारे में नॉलेज यूज कर रहे हैं, है ना। और इसीलिए हम लोग का नॉलेज को वो लोग यूज करके फिर मिस यूज करता है और उसी का पेटेंट वेटेंट कर लेता है। आपने ये सुना भी होगा बहुत सारा। तो उसको बचाने के लिए हमारे पास एक कन्वेंशन है जिसके बारे में आगे हम देखेंगे। उसका नाम है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, जैव विविधता पे कन्वेंशन है। उस कन्वेंशन को, कोई भी कन्वेंशन होता है दोस्तों, तो उसको लागू करने के लिए प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है लागू करने के लिए, बताइए? प्रोटोकॉल। तो उसी तरह से नागोया प्रोटोकॉल है जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी का प्रोटोकॉल है, जो ये बोलता है कि कोई भी अगर आप बेनिफिट उठा रहे हैं ट्रेडिशनल नॉलेज का यूज करके या जेनेटिक रिसोर्स का यूज करके, तो उसके बेनिफिट को, जो भी फायदा आपको हो रहा है मॉनेटरी टर्म में या किसी भी तरीका से, उसको आप इक्विटेबल शेयर कीजिए और फेयर तरीका से, ठीक है, शेयर कीजिए किसके साथ? जो जिसका रिसोर्स का, जिसका नॉलेज का आप यूज कर रहे हैं, उसके लिए नागोया प्रोटोकॉल है जिसके बारे में ऑलरेडी हमने आपको बता दिया, ठीक है। अगर भारत में बायोडाइवर्सिटी के बारे में देखेंगे तो भारत भारत जो है एक मेगा डाइवर्स कंट्री है। देखिए पूरे विश्व में 12 जो है वो मेगा डाइवर्स कंट्री है, ठीक है। मेगा डाइवर्स कंट्री, ठीक है, में बहुत सारा डाइवर्सिटी प्लांट एनिमल का रहता है, तो उसको मेगा डाइवर्स कंट्री, उसका एक क्राइटेरिया है, आगे हम देखेंगे अगर दिया होगा तो। नहीं भी दिया होगा तो आप समझ लीजिए भारत एक मेगा डाइवर्स कंट्री है, ठीक है। 12 देश पूरे वर्ल्ड में मेगा डाइवर्स है, जिसमें एक इंडिया भी हमारा है, ठीक है। तो इंडिया में मतलब पूरे वर्ल्ड का भारत के पास जो एरिया है वो मात्र 2.4% एरिया है। जैसे ये इंडिया है, और पूरा ग्लोब देखिएगा तो पूरे ग्लोब का इंडिया का एरिया जो है लैंड का, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जितना भी लैंड है, ठीक है, उसकी उसमें भारत का एरिया जो है लैंड का वो मात्र पूरे लैंड का 2.4% है, ठीक है। लेकिन विश्व में जितना स्पीसीज है उसका 7 to 8% स्पीसीज हम लोग रहते हैं। तो स्पीसीज सोचिए कितना ज़्यादा है हमारा, हम लोग के पास है। और पॉपुलेशन कितना है पूरे विश्व का? 18%, ठीक है। तो इसलिए इंडिया में दो रील में क्या होता है आगे हम देखेंगे। भारत में 2 रील में 5 बायोम्स है, ठीक है, 10 बायो जियोग्राफिक जोन्स, ये सब आगे आएगा, ठीक है, और 25 बायो जियोग्राफिकल प्रोविंस है। तो ये भारत में ये सब है, वो आपको याद होना चाहिए। भारत में 2 रील में, ठीक है, 5 बायोम है, ठीक, 10 हमारा बायो जियोग्राफिक जोन्स है, और 25 बायो जियोग्राफिक प्रांत है, प्रोविंस है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी देखिएगा तो भारत में लगभग 91,000 के आसपास एनिमल स्पीसीज मिलते हैं और 45,000 के आसपास प्लांट स्पीसीज मिलते हैं। भारत में जितने भी प्लांट मिल रहे हैं वो
वो 33% प्लांट एंडेमिक है, मतलब वो भारत में ही मिलता है। भारत में जितने भी एम्फीबियन मिल रहे हैं, एम्फीबियन मतलब जो हमारा इसको हम लोग बोल सकते हैं स्थलपाई, है ना, जल और स्थल दोनों में रहता है, उसको एम्फीबियन बोलते हैं। जैसे मेढक है, वो सब सारा चीज़ है। वो जितने भी मेढक या एम्फीबियन इंडिया में है, उसको में 55% एम्फीबियन वो भारत में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। रेप्टाइल का बात करेंगे, 45% एंडेमिक है, बर्ड्स 4%, मैमल्स 12%। तो ये भी आप इसका याद रखिएगा पैटर्न। ये सबसे ज़्यादा अगर बोलिएगा कि कौन सा स्पीसीज भारत में एंडेमिक है, तो क्या होगा? एम्फीबियन, फिर रेप्टाइल, फिर प्लांट, फिर मैमल्स, फिर बर्ड। हो गया यार, ठीक है। तो भारत एक मेगा डाइवर्स कंट्री है, भारत में ये सारा चीज़ है, वो सब हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए, हमने बोला भारत में दो जो है बायो ज्योग्राफिक रिल्म है। तो बायो ज्योग्राफिक रिल्म क्या होता है? तो ये लार्ज स्पेशियल रीजन है, ठीक है, बड़े भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जिस जहाँ पे इकोसिस्टम सेम सेम होता है और स्पीसीज सेम सेम मिलता है, ठीक है। तो भारत में दो जो बायो ज्योग्राफिक रिल्म है, उसको याद रखिएगा नाम आप। एक है पेली आर्केटिक रिल्म, हिमालयन रीजन में पेली आर्केटिक रिल्म, और दूसरा है इंडो मलायन रिल्म, जो पूरे इंडियन सब कंटिनेंट में। तो भारत में दो रिल्म है, एक है आपका हिमालयन वाला रिल्म जिसको बोलते हैं पेल आर्केटिक रिल्म, और एक है बाकी इंडिया में जिसको हम लोग बोलेंगे इंडो मलायन रिल्म। तो भारत में कितने रिल्म है? दो, एक है पेल आर्केटिक और दूसरा है इंडो मलायन, ठीक। ज्योग्राफिक जोन्स, फिर बायोम्स कितने हैं भारत में? 5। कौन कौन? ट्रॉपिकल ह्यूमिड बायोम, उष्ण कटिबंध आर्द्र वन, फिर ट्रॉपिकल डेसिडियस मानसून फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंध पर्णपाती वन, फिर वार्म डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट, गर्म रेगिस्तान और अर्ध रेगिस्तान, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, शंकुधारी वन, और अल्पाइन मीडो, अल्पाइन घास भूमियाँ, ठीक है। उसी तरह से भारत में बायो ज्योग्राफिक जोन्स कितना है? तो भारत में 10 जो है वो बायो ज्योग्राफिक जोन्स है, और प्रोविंस कितना है? 25। तो ये आपको याद रखना चाहिए। बायो ज्योग्राफिक जोन्स वो एरिया होता है जहाँ जहाँ पे प्लांट और एनिमल ज़्यादा मिलने का कहाँ कहाँ मिलता है ज्योग्राफिकली, भौगोलिक रूप से वो, ठीक है। तो कौन कौन सा है? 10 का नाम याद रखने का जरूरत तो नहीं है, बस याद रखना है 10 हैं। और बायो ज्योग्राफिक प्रोविंस कितना है? 25 है। तो जोन के अंदर में प्रोविंस होता है। देखो सबसे बड़ा क्या है? रिल्म। रिल्म कितना है? 2, ठीक है। बायोम कितना है? 5, ठीक है। ज़ोन कितना है? 10, ठीक है। और ज़ोन ये प्रोविंस कितना है? 20, सॉरी 25। तो याद रह जाएगा, 2, 5, 10, 25, 2, 5, 10, 25, ठीक है। तो बायो ज्योग्राफिक जोन किसके अंडर में होगा? रिल्म के अंदर में। जोन किसके में अंदर में होगा? प्रोविंस में। तो उसे ये दोनों बड़ा हो गया, ये सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर ये छोटा, फिर ये छोटा, ठीक है। सबसे बड़ा रिल्म, फिर बायोम, फिर जो है जोन, और फिर हमारा प्रोविंस, खत्म। चलिए, तो भारत में 10 जोन है, 25 प्रोविंस है। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नॉर्मन मेयर्स। क्या नाम था? नॉर्मन मेयर्स। इन्होंने बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी तो समझ में आ गया, प्लांट एनिमल और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये सब हैं, कितना उसका टाइप्स मिल रहा है उसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। और हॉटस्पॉट का क्या मतलब होता है? हॉटस्पॉट, जब आप मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो क्या होता है कि आपका मोबाइल से दूसरा लोग कनेक्ट हो जाता है, आपसे जुड़ जाता है। तो हॉटस्पॉट वो एरिया होता है जहाँ पे वो चीज़ ज़्यादा कंसंट्रेटेड मिल रहा है। तो बायोडाइवर्सिटी जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड, बहुत ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है, तो उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलते हैं, और उसका कुछ क्राइटेरिया है, सबको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं बोलेंगे। तो नॉर्मन मेयर ने सबसे पहली बार बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में बताया था कि ऐसा एरिया जहाँ पे स्पीसीज रिचनेस अधिक है, मतलब तरह तरह के स्पीसीज वहाँ पे मिल रहे हैं, इंडेमिज्म है, मतलब स्थानिकता, जो स्पीसीज वहाँ पे मिल रहा है वो वहीं मिल रहा है, और प्लस वहाँ पे थ्रेट लेवल भी है, मतलब वहाँ पे उनको नुकसान भी है। तो ऐसे एरिया को नॉर्मन मायर्स ने बोला कि हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोल सकते हैं। लेकिन कितना स्पीसी रिचनेस होगा, कितना स्पीसी एंडेमिक होगा, वो जो नंबर है, नंबर के बारे में उन्होंने नहीं बताया कि कितना अगर स्थानिकता होगा या कितना स्पीसी रिचनेस होगा या फिर कितना थ्रेट होगा, तभी उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलेंगे, वो इन्होंने नहीं बोला। तो नॉर्मन मायर्स ने कॉन्सेप्ट दिया। इनके कॉन्सेप्ट को एक नंबर के रूप में अरेंज किए एक संस्था ने जिसका नाम है कंजर्वेशन इंटरनेशनल। देखिए इसके नाम में भी इंटरनेशनल है, मतलब एक एनजीओ है। तो 1996 में कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने नॉर्मन मायर के कंसेप्ट को अडॉप्ट करके, स्वीकार करके, ठीक है, एक क्राइटेरिया बना दिया कि किसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलेंगे। तो इन्होंने बोला कि किसी भी एरिया में जितने भी अगर वेस्कुलर प्लांट अगर मिल रहे हैं, अगर वहाँ पे 1500 से 80 ऐसे 1500 या उससे अधिक प्लांट ऐसे वेस्कुलर प्लांट हैं जो उसी में मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लो इस एरिया में बहुत सारे वेस्कुलर प्लांट मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 1500 या 1500 से अधिक ऐसे प्लांट है जो यहीं पे मिल रहा है और कहीं दूसरी जगह नहीं मिल रहा, मतलब एंडेमिक और नहीं है, यहीं पे एंडेमिक है, यहीं पे मिल रहा है। और वो पूरे वर्ल्ड का जितने भी प्लांट है वेस्कुलर प्लांट, उसका 0.5% से अधिक है, वो होना चाहिए। प्लस वहाँ पे जितना भी नेचुरल वेजिटेटिव
वेजिटेशन है, प्राकृतिक रूप से जितना भी वेजिटेशन था वो 70% जो है वो ख़त्म हो गया, 70% या 70% से अधिक। तो अगर ये दोनों एरिया क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, प्लांट वाला, ये देखो प्लांट वाला ही है ना, प्लांट का ही क्राइटेरिया लिया है, एनिमल का नहीं लिया, तो वैसे को हम लोग बोल देंगे बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। याद हो गया? याद रखिए 1500 या उससे अधिक वेस्कुलर प्लांट हो वहीं पे मिले, जो पूरे वर्ल्ड के एरिया का, प्लांट के एरिया का वेस्कुलर प्लांट का 0.5% हो, और 70% या उससे अधिक जो है उनका नेचुरल वेजिटेशन लॉस हो गया हो, तो उसको हम लोग बोल देंगे हॉट स्पॉट। ठीक है, जाहिर सा बात है अगर हॉट स्पॉट है तो डिक्लेयर हो गया। ठीक है, तो उसके बाद उसको कंजर्व भी करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ है, याद हो गया, समझ में आ गया। तो देखिए नॉर्मल मैथ ने जो बोला कि वहीं पे मिलना चाहिए, रिचनेस हो, लॉस हो गया, तो वो क्राइटेरिया को नंबर के रूप में बता दिया गया ना कि 15% और 70% हो गया। ठीक है, तो अगर हॉट स्पॉट के रूप में देखेंगे तो भारत में बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। ठीक है, लगभग 36 हॉट स्पॉट पूरे ग्लोबली है। ठीक है, तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने आइडेंटिफाई किया था शुरू में कुछ हॉट स्पॉट, अभी प्रेजेंट में 36 है, ये चेंज होते रहता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। और जितना भी हॉट स्पॉट का देखिएगा पूरे भारत, वर्ल्ड में सबके एरिया को मिला देंगे तो पूरे वर्ल्ड का एरिया कितना आएगा, 2.5% आएगा। ठीक है, और वहाँ पे प्लांट भी और एनिमल भी सपोर्ट करते हैं वो लोग। ठीक है, 35वां हॉट स्पॉट था ईस्ट ऑस्ट्रेलिया वाला, और 36 नॉर्थ अमेरिका, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया में भी आपका 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है जिसके बारे में हम देखेंगे आगे। तो भारत में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, कौन कौन सा है नाम याद होना चाहिए। एक है हिमालयन, जो आपको इंडो हिमालयन रीजन में नेपाल, भूटान, पाकिस्तान में आता है। एक है इंडो बर्मा, इंडो बर्मा में नॉर्थ ईस्ट भी आ जाएगा, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कम्बोडिया, लाओस। एक है सुंडरलैंड, उसमें निकोबार आइलैंड, अंडमान आइलैंड नहीं, अंडमान आइलैंड जो है वो आपको आएगा इंडो बर्मा में, इंडो बर्मा में आएगा आपका अंडमान आइलैंड। ठीक है, और सुंडरलैंड में आएगा निकोबार आइलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, और वेस्टर्न घाट और श्रीलंका है। तो टोटल जो है हमारे पास कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, 4, याद रखिएगा, हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडरलैंड, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, और निकोबार केस में सुंडरलैंड में, और अंडमान केस में हिमालयन में। हो गया। और भारत में जितने भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं कि टोटल है 4, अगर उसका पूरा एरिया देखिएगा तो पूरे एरिया का कितना आएगा, 24.46%। ठीक है, तो ये चीज़ है, क्लियर। दूसरा तो हॉट स्पॉट जो होता है दोस्तों वो किस कहाँ होता है, टेरेस्ट्रियल एरिया में होता है, मतलब। ठीक है, जो हमारा पानी भी हो भी सकता है, और एक्वाटिक भी हो सकता है, और जल स्थल भी हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा निकोबार आइलैंड, तो वो तो आपका आइलैंड कहाँ है, पानी के आसपास है, अंडमान भी है, पानी के आसपास है। तो हॉट स्पॉट कोई भी हो सकता है, पानी वाला भी और टेरेस्ट्रियल वाला भी, ज़मीन वाला भी और पानी वाला भी। लेकिन जो हॉट स्पॉट होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पानी में होता है। तो हॉट स्पॉट नेटवर्क एक बनाया गया है, मिशन ब्लू एक संस्था है उसके द्वारा, और आईयूसीएन दोनों ने मिल के बनाया। ठीक है, ताकि बायोडाइवर्सिटी और वल्नरेबल हैबिटेट को रोका जाए, और ये पानी वाला एरिया ही होता है। जैसे इंडिया में 2 हमारा हॉट स्पॉट्स है, एक है लक्षद्वीप जो आपको पता है आइलैंड है पानी वाला, ठीक है, और अंडमान निकोबार पानी वाला। ठीक है, तो हॉट स्पॉट पानी वाला सिर्फ होगा, हॉट स्पॉट जो होता है पानी और ज़मीन दोनों हो सकता है। हॉट स्पॉट का कॉन्सेप्ट मिशन ब्लू आईयूसीएन का है, और हॉट स्पॉट का कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने दिया, और इसके पहले नॉर्मन मायर ने कॉन्सेप्ट को बताया, रीजन इन्होंने क्या किया उसको अडॉप्ट करके बताया। इंडिया में 4 हॉट स्पॉट है, 2 हमारा हॉट स्पॉट है। ठीक है, तो हॉट स्पॉट को क्लासीफाई करने के लिए हमने आपको बताया ईस्टर्न हिमालय जो है जी, ठीक है, वो इंडो बर्मा हॉट स्पॉट का पार्ट है, जिसमें भूटान, नॉर्थ ईस्ट और साउथ और सेंट्रल नेपाल आएगा। ठीक है, राइट, तो इंडो बर्मा हो गया, फिर सुंडरलैंड, और ये सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो सुंडरलैंड के बारे में ये यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि बायोडाइवर्सिटी को जो है उसको कैसे लॉस होता है, हानि कैसे होता है। तो सिंपल बात है, प्लांट एनिमल को कैसे हानि होता है। ठीक है, बहुत सारे जीव जंतु विलुप्त भी हो गया है ना। आईयूसीएन ने बोला है कि लगभग पिछले 500 साल में 784 स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट हो गया है। जैसे वो पहले जो स्पीसीज पाए जाते थे अब एक्सटिंक्ट हो गया, जैसे पैसेंजर पिजन, कबूतर जा 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 कबूतर जा, वही जो चिट्ठी लेके जाता था वो उसको पैसेंजर पिजन बोलते थे, वो विलुप्त हो गया। ऑस्ट्रेलर सी काऊ, समुद्री जो गाय होता था ऑस्ट्रेलर, वो भी गायब हो गया। डुगोंग है, डुगोंग वाला है, लेकिन ऑस्ट्रेलर सी काऊ गायब हो गया। उसी तरह से जावा, बाली और कैस्पियन जो बाघ था वो भी विलुप्त हो चुका है। तो इंडिया में 5 अभी तक 5 बार मास एक्सटिंक्शन, ठीक है, सामूहिक जो है मास एक्सटिंक्शन विलुप्त हो चुका है 5 बार पूरे। जैसे आइस एज आया तब विलुप्त हो गया, इस तरह से 5 बार हुआ। छठा मास एक्सटिंक्शन जो है वो चल रहा है अभी, जिसमें बहुत सारे जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं। और अभी का मास एक्सटिंक्शन जो हो रहा है, विलुप्त होने का जो दर है जानवरों का, वो इतना तेजी से हो रहा है कि, ठीक है, जो नेचुरली हो सकता था नेचर के द्वारा बहुत जीव जंतु विलुप्त हो जाते हैं, धीरे धीरे होता है, लेकिन आदमी जब के कारण जंगल में आग लगा दे रहा है, पेड़ पौधा काट दे रहा है, फसल फसल लगा दे रहा है जंगल को काट के,
हाईवे बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, इसके कारण भी उनका हैबिटेट का लॉस हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, और वो बहुत फास्ट से हो रहा है। अगर बोला जाता है कि यही अगर जिस रेट से हो रहा है वही कंटिन्यू हुआ, ठीक है, तो आने वाले 100 साल में जितने भी पूरे वर्ल्ड में स्पीसीज है उसका 50% विलुप्त हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, एक संस्था है जिसका नाम है IPBES, फुल फॉर्म है इसका दोस्तों इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म। नाम से ही पता चल रहा है, इंटर गवर्नमेंटल है, मतलब इसके जो मेंबर हैं वो सरकार होंगे, और ये आपका UN बैक्ड बॉडी है, UN ने इसको समर्थन कर रहा है, इसका हेडक्वार्टर बोन जर्मनी में, नाम से पता चल रहा है। एक साइंस पॉलिसी बनाता है किसके लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। ठीक है, तो ये IPCC के जैसा ही काम करता है, लेकिन IPCC क्लाइमेट चेंज के लिए काम करता है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, और ये जो काम करता है वो बायोडाइवर्सिटी के लिए काम करता है। ये स्टडी करता है और एक असेसमेंट रिपोर्ट लेके आता है, ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट, कि कितना जीव जंतु इंडिया में है, वर्ल्ड में है, कितना विलुप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो सारा चीज़ें बायोडाइवर्सिटी को लेके और इकोसिस्टम सर्विस को लेके ये ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट लेके आता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें टोटल 130 कंट्री है, मेंबर हैं, और इंडिया भी मेंबर है। तो IPBES रिपोर्ट 2019 का रिपोर्ट का क्या क्या बताया गया है वो मेरे हिसाब से काम का नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। हाँ, मेंस के लिए आप बस लिख सकते हैं, डेटा यूज कर सकते हैं कि 1970 से लेके अभी तक अगर हम बात करेंगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 300% बढ़ा है, अर्बन एरिया भी 100% बढ़ा है 1992 से, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में लैंड जो है हमारा अल्टर हो गया है, इन्वायरमेंट भी अल्टर हुआ है, और बोला जाता है कि अभी आने वाले 10 साल में 10 लाख स्पीसीज खत्म हो जाएंगे, है ना। ये सारा चीज़ें डेटा वेटा है थोड़ा मोड़ा, बस यही सब। तो इस तरह से हम लोग का जो MCQ का जो थ्योरी का पोर्शन था, ठीक है, वो हमारा खत्म हो। तो देखिए डे नंबर 6 में जो हमने आपको MCQ 100 दिया था, ठीक है, और हमने जो 75 टॉपिक से दिया था, ठीक है ना, लास्ट टॉपिक था IPBES और ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम, तो ये सब हम लोगों ने खत्म कर लिया। ठीक है, अब कल हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन जो हमने दिया था उसका डिस्कशन करेंगे। तो हमने थ्योरी पूरा अच्छे से पढ़ा दिया, जिससे हमने क्वेश्चन दिया, आप खुद भी बना सकते हैं, क्वेश्चन बन जाएगा, कोई एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी हम जो है कल इन सारे जितने क्वेश्चन 100 क्वेश्चन उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर कल हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो एक दिन और ले लेंगे। हम लोग धीरे-धीरे अच्छे से बढ़ रहे हैं, चीज़ों को समझाते हुए। यूपीएससी में जल्दी-जल्दी पढ़ने के चक्कर में मत रहिए, चीज़ों को समझिए, पढ़िए, ठीक है? और ऐसा पढ़िए कि क्वेश्चन आएगा, आराम से बन जाएगा। ठीक है? चलिए, जो लोग चैनल पे नए हैं दोस्तों, लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। कल मिलते हैं रात के 8 बजे, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन ये सब का डिस्कशन करेंगे। देखिए डे नंबर जो 5 है, ठीक है? उसका जो सॉल्यूशन है दोस्तों, उसको हमने कर तो दिया है, लेकिन उसका PDF हम नहीं दिए हैं। तो डे नंबर 5 का सॉल्यूशन का PDF हम आपको कल दे देंगे, ठीक है? और डे नंबर 6 का सॉल्यूशन का PDF हम लोग कल देंगे, और जो ये थ्योरी हमने अभी पढ़ाया डे नंबर 6 का MCQ का, ठीक है, नोट्स, वो हम आपको अभी टेलीग्राम चैनल पे दे रहे हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।